नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण का एक वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं और कुछ कारण से थोड़ा सा लेट हो गए सेकंड वीडियो में। ये जो इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो बनाया है ये केवल एक बेसिक इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। इससे आपके इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, स्कीम चलाई जा रही होती हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं वो सब जो है वो अपडेट हो जाएंगे अगले एक वर्ष के लिए। तो उसमें ये एक फायदा आपको मिलेगा। तो पहले तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप पहला वीडियो वहां से देख लीजिए। और दूसरा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अनुरोध है आपसे कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक का जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में स्टडी कर लिया था। आज उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीजें मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे लिए रखी हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जो अगला यूनिट है वो है यूनिट 5 यानी उद्योग। ठीक है। और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे, देखें क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे में है। तो उद्योग में यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे एक बेसिक अगर कहा जाए, हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप बनाया है सरकार ने। अब इसमें एक तो पहला तो क्वेश्चन, आपको दो तीन जो छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, हमेशा याद रखिए कि वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, तो आपको सिंपल प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्टार्टअप जो पॉलिसी है वो किस साल लॉन्च की गई, 2010, 2020, 2022, ऐसे आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको इंडस्ट्री वाला जो हमारा सिनेरियो है उसमें तीन पॉलिसी तो यही दिख रही है। पहली दिख रही है मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, दूसरी दिख रही है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022, और तीसरी दिख रही है नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 यानी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। यानी ये एक हमारे लिए तैयार हो गया यहाँ पर। इनके अलावा मतलब ये तीन तो हो गई, ये कॉपी में अपने लिख लिया कि यार तीन पॉलिसी, इनमें से कोई भी पॉलिसी वो पूछेगा। हर साल एक पॉलिसी आती है। इसके अलावा आपको दिख रहा है एथेनॉल और बायो जो फ्यूल है यानी जैव ईंधन है उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021। तो ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश शासन बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने किस साल योजना बनाई, 2018, 20, 21, 22 ऐसे पूछेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा औद्योगिक संवर्धन नीति यानी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021, ये किसी एग्जाम में आ भी गई है। इतना जो है वो यहाँ। बाकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ओडीओपी, ये तो खैर हमको पता ही है। यानी ओवरऑल इतनी कहानी में हमारे लिए काम क्या होगा, स्टार्टअप पॉलिसी, उद्यम क्रांति नीति, नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति, मोस्ट आईएमपी आएगी आएगी, एथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की योजना 2021 और इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021। ये उन्होंने आउटलाइन में हमको जो है वो दे दिया। अब उसमें नीचे जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक एक नीति को समझाने की कोशिश करी। जैसे एथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021, तो इसमें जो है वो देखिए, अभी आपने काफी सुन रखा होगा कि भारत सरकार फ्लेक्स जो फ्यूल बेस्ड इंजन है उनके ऊपर काम कर रही है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि जो इंजन है गाड़ी का वो एट ए टाइम दो फ्यूल को एक साथ यूज कर सके, जैसे एथेनॉल को जो है वो पेट्रोल के साथ यूज कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम हो रहा है। और अभी आपने दो तीन दिन पहले ही देखा होगा, गवर्नमेंट ने ये कहा भी था लगभग 2100 करोड़ रुपए का जो है वो हमारा जो विदेशी अगर कहा जाए मुद्रा की बचत हुई, क्योंकि हम जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो एथेनॉल हम इंपोर्ट नहीं करते, एथेनॉल तो हम खुद ही गन्ने या अन्य पदार्थों से तैयार कर रहे हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस तो आना ही है। तो यहाँ आपको जो इस पॉइंट में क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है पहला है कि शासन के का उद्देश्य है कि 2022 तक पेट्रोल के साथ फ्यूल ग्रेड में एथेनॉल 10% और 2025 तक 20%, ठीक है, कि राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करना। मतलब इतना, ये 10 और 20%, हालांकि इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आएगा, बट पता होना चाहिए कि हम एथेनॉल को मिलाएंगे तो कितना परसेंट एथेनॉल का हम उपयोग करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये एक तो यहाँ तक हो गया। बाकी इसमें नीचे जाएं, हम केवल वही टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम का है। अब इंडस्ट्रीज का आंकड़ा हमको दिया है, तो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र, तो पहले तो ये सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो इकोनॉमी है हमारी, यानी हमारी इकोनॉमी का जो हिस्सा मतलब जो जीडीपी है हमारी, उसके तीन सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो ये जो अभी हम इंडस्ट्री बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, यानी ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इन सबको मिलाकर बनता है सेकेंडरी सेक्टर। ये याद रखना, कोई पूछेगा कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, जितनी भी विनिर्माण इकाइयां हैं जहां पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारा है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, गैस प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, वाटर सप्लाई आ जाएगी, प्लस अगर कहा जाए अदर जो इससे जो जुड़ी सेवाएं वो, और कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमें दिख रहा है कि अगर मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र को देखा जाए तो ये जो आंकड़े हैं, ये सब में सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो सबसे पहले तो है आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरे नंबर पे जो है वो है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन का भी योगदान हमारे अर्थव्यवस्था, मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था में एक इम्पोर्टेंट है, और इनको मिला लें तो ये फिर 2,34,000 का आंकड़ा आ जाता है, करोड़ का। ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये आपको याद रखना है। और ये इस एमपी के इकोनॉमिक सर्वे के लिए नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए भी याद रखना है कि ये सेकेंडरी सेक्टर के सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब भी हम सेकेंडरी सेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसमें ये आता ही है, बिजली, गैस, ठीक है, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन वर्क किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ये एक अपने को याद रखना। ठीक है, अब अगला दिख रहा है कि उपरोक्त ट्रेड द्वितीय क्षेत्र की सभी गतियों के योगदान को दर्शाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा, 2022-23 में द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 42.69% सबसे अधिक रहा, जिसके बाद निर्माण क्षेत्र और फिर उसके बाद बिजली। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल पूछेगा कोई भी एग्जाम में कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, या एक आध और वो आपको कोई इसके साथ जोड़ने के लिए बता देगा। तो अब हमें ये एक अच्छा पता चल गया ये आंकड़ा। तो जो हम अपनी कॉपी में सेकेंडरी सेक्टर लिखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश इकोनॉमी, उसमें हम ये लिख लें कि सबसे ज्यादा जो है वो अगर कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह वाला जो है वो यहाँ पर 17.37। हेल्दी क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जाएगा, मतलब आ सकता है। अगले के ऊपर आते हैं तो कारखानों की जो है वो संख्या वगैरह वृद्धि दिखा रहा है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें, मतलब हमारे लिए काम का नहीं है कि आएगा तो नहीं आएगा इसमें कुछ। हमेशा देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में आती हैं, और बहुत सारी जो है वो केवल वो देने के लिए करते हैं, तो वो अब ये, लेकिन उद्योग की अधोसंरचना वाला तो आना ही है। सबसे पहले अपने को ये दिख रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के लिए शासन ने भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा को राज्य के विकास केंद्रों के रूप में विकसित कर रहा है। मतलब सिंपल सी लॉजिक है, हमारे लिए कंसेप्ट ये साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये 5 जगहें ऐसी हैं जहां इंडस्ट्रीज को तेजी से विकसित करने के ऊपर काम हो रहा है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज हो रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा, इस समय अगर मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाए तो जो इंडस्ट्रियल सेंटर है यानी जो औद्योगिक केंद्र हैं या क्षेत्र हैं वो हैं 231। ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना, 231 औद्योगिक क्षेत्र हमारे राज्य के अंदर हैं। अब 231 आप कहोगे क्या पूरे याद कर ले, नहीं, 10-12 याद करना है, जो अभी नीचे हैं मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद अगर कहा जाए कि वर्तमान में जैसे जो चीजें हैं, तो 6 फूड पार्क, 8 इंटीग्रेटेड जो है वो डेवलपमेंट सेंटर, 3 ड्राई पार्क, एक स्टोन पार्क, ये सब चीजें लिखी हुई पर ये आती नहीं है। अब आप कहोगे कि आती क्यों नहीं है, तो आने के लिए मतलब कि उसको कहाँ विकसित कर रहे हैं, उसकी क्या कहानी वो पूछेगा। जैसे अब देखिए यहां पर अगर कहा जाए आईटी जो है वो, अगर 4 आईटी जो है वो SEZ, इंदौर में एक सरकारी क्रिस्टल आईटी पार्क, ऐसे भी आपको मालूम होगा कि भारत में जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट पास हुआ 2005 में, तो उसके बाद जितने भी राज्य हैं उन सब के अंदर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए। उस दिशा में मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो क्रिस्टल आईटी पार्क ही इंदौर का। ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पहला जो SEZ कहाँ डेवलप हुआ, तो इंदौर में ही हुआ क्रिस्टल आईटी पार्क। तो इस प्रकार से ये तो एक सॉरी स्टेटिक क्वेश्चन भी हो गया आपका। इंदौर में एक परिधान पार्क जो है वो अगर कहा जाए ये विकसित किया जा रहा है, ये अपन एक याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक ज्वेलरी पार्क स्थापित हो रहा है।
ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि रत्न और ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में किया जा रहा है। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो वो इंदौर में है। ये जो है वो अगर कहा जाए हम याद रख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो नीचे हैं, जैसे अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के 5 विकास केंद्रों में 76 विकसित, 19 विकासशील, और ये भूमि बैंक यानी लैंड बैंक, ये हमारे कोई काम का नहीं है, अननेसेसरी हम उसमें आगे बढ़ेंगे। यहीं से हमारी कहानी जो है वो काम की शुरुआत हुई। ये जो आंकड़े लिखे, इनको आपको कॉपी में सीरियल वाइज सीरियल लिखना, और ये हर साल ही आ रहा है। जैसे अभी देखिए, 1 साल पहले एमपीपीएससी ने पूछा था बानमोर कहाँ आता है, अभी शायद मेरे हिसाब से पिछले साल एमपीपीएससी प्री में ही आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो ये हो गया हमारे पास कि ये जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर लिखे हुए औद्योगिक क्षेत्र, उनके सामने जिला लिख लीजिए ना। जैसे बानमोर हो गया मुरैना, प्रतापपुरा हो गया निवाड़ी, ठीक है। खेरीताई गांव जो है वो अगर कहा जाए, बोरगांव हो गया छिंदवाड़ा, ठीक है। लमतारा हो गया कटनी। अब इसमें कुछ यूनिक है, जैसे हम किसी गाइड को पढ़ते हैं एमपी की, तो उसमें हमको लमतारा तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ पर वो यूज ही नहीं करते। या अगर कहा जाए बाबई, उसमें नहीं मिलेगा। बाबई एग्जैक्टली जिसको माखन नगर भी बोलते हैं, अब ये दोनों ही नाम बदल गए। बाबई का नाम है माखन नगर, ठीक है, और होशंगाबाद का है नर्मदापुरम। तो अभी हम इसको कॉपी में एक आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ सपोज आपने बानमोर लिखा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा औद्योगिक क्षेत्र और सामने लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट, तो सामने आपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मुरैना लिख लिया। तो ऐसे एक पूरा लिस्ट बना लीजिए आप। प्रतापपुरा के सामने निवाड़ी, खेरीताई गांव के सामने बोरगांव, छिंदवा, ठीक है, खेरीताई जो है वो गांव, बोरगांव के सामने छिंदवाड़ा, लमतारा के सामने जो है वो कटनी, बाबई के सामने होशंगाबाद, यहाँ पर फिर इसी में जग्गा खेड़ी के सामने मंदसौर कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। निबरानी के सामने जो है वो खरगोन कर लीजिए, ठीक। ये यहाँ पर मक्सी के सामने जो है वो आप शाजापुर कर लीजिए। सिद्ध गांव के सामने जो है वो आप सागर कर लीजिए। नौगांव के सामने आप बीना कर लीजिए, ठीक है। मनेरी के सामने आप मंडला कर लीजिए। ये आपके बेसिक जो है वो तैयार हो गए, मतलब अगर कहा जाए औद्योगिक क्षेत्र, अभी जो नए जिन औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर तैयार हो गए। अगले के ऊपर आता, मतलब ये तो क्वेश्चन एक ऐसे भी स्टैटिक आप इकोनॉमिक्स के लिए तैयार करेंगे, वहां के लिए भी तैयार होगा। अब राज्य चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, ये पिछली साल आ भी गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे के ऊपर काम चल रहा है। एक जो राजस्थान के साथ, यूपी और राजस्थान के साथ हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, उसका नाम है चंबल एक्सप्रेसवे। और दूसरा जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है और झाबुआ से होते हुए जब हम मतलब आपके गुजरात में प्रवेश करती है, उस पूरे बेल्ट को कैसे हम डेवलप करें, उसको कनेक्टिविटी के लिए जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, वो पूरा के पूरा जो है वो इसी से जुड़े हुए क्षेत्रों के ऊपर, हर वो शहर जो नर्मदा के किनारे है, वहां से होते हुए जो है वो नर्मदा एक्सप्रेस वे को हम जो है वो निकाल रहे हैं। मतलब अभी तो काम इसका जो है वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो है वो मैंने इसीलिए आपको जो है नर्मदा एक्सप्रेस वे बता दिया है, क्योंकि पिछली बार जो है वो आपसे चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में पूछ लिया था। शायद ये पूछ रहा था कि अटल एक्सप्रेस वे या चंबल एक्सप्रेस वे, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे ही इस बार जो है वो अगर कहा जाए नर्मदा एक्सप्रेस वे के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो बेसिक है। बाकी जो है वो गलियारे वगैरह हमारे कोई काम के नहीं, इनको छोड़ दीजिए यहाँ पर। अगला है, राज्य में 4 प्रमुख परिचालन हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में है, ठीक है, यानी जो मेन है ना। इसके अलावा खुजराहो में भी है अब, लेकिन खुजराहो में केवल टूरिज्म कनेक्टिविटी, ऐसा नहीं कि लोग बाग जो है वो जो औद्योगिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है वो खजुराहो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर है तो हमारे पास 5 खजुराहो को भी मिला के, लेकिन टेक्निकली अगर कहा जाए कि जो प्रमुख है, वो बोल रहा है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। अगले में क्या बोल रहा है कि भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा, इंदौर में देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में। भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल जनवरी 2023 में जो है वो परिचालन शुरू कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स का हो गया यहाँ पर, कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट में एयर कार्गो टर्मिनल की जो है वो शुरुआत की गई। तो हमारा आंसर हो गया कि हाँ भैया, ये वाले में जो है वो है ना। फिर राज्य में लगभग 20 रेलवे जंक्शन है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में रेल जंक्शनों की संख्या कितनी है। जंक्शन समझते हैं ना, जैसे कोई भी रेल रूट है, जैसे ये रेल रूट है, अब इस रेल रूट से कम 2 दिशाओं में
अगर रेल अलग अलग जा सकती है रूट्स के ऊपर, तो इसको इस जॉइंट को जंक्शन बोलेंगे। जैसे सिंपल सी लॉजिक है, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल में एक स्टेशन है रानी कमलापति, जिसको हबीबगंज कहते थे पहले। वो जंक्शन नहीं है, क्योंकि रानी कमलापति से सीधे एक ही लाइन है। लेकिन जब हम भोपाल स्टेशन पहुंचते हैं, तो भोपाल स्टेशन से एक लाइन चली जाती है दिल्ली के लिए, एक लाइन चली जाती है इंदौर और उज्जैन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भोपाल एक जंक्शन है, हबीबगंज एक जंक्शन नहीं। ऐसे आप अपने शहर के अंदर देख लीजिए, जैसे इटारसी, इटारसी एक जंक्शन है, क्योंकि इटारसी से जो है वो बंबई की लाइन भी जा रही है, इलाहाबाद की लाइन भी जा रही है, नागपुर लाइन भी जा रही है, तो ये जंक्शन की डेफिनेशन के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास 20 प्रमुख जंक्शन है। ठीक है, और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, रतलाम, बीना, कटनी प्रमुख जो है वो रेलवे स्टेशन। तो ये तो अभी नीचे भी इसमें मिल जाएगा हमको रेल कनेक्टिविटी में, लेकिन ये याद रखिएगा, इन पूरों में सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो भोपाल, क्योंकि भोपाल एक रेल डिवीजन है। दूसरा जबलपुर, जबलपुर एक रेल जोन भी है और जबलपुर एक डिवीजन भी है। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में के अंदर। और तीसरा है रतलाम, रतलाम भी डिवीजन है। आप ये याद रखिए, कोई पूछे अगर बेसिक, अगर मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डिवीजन है, टोटल रेलवे के, जोन नहीं, यहां पर अगर कहा जाए वो डिवीजनों की संख्या कितनी है, तो 3 जो है वो अगर कहा जाए डिवीजन हमारे यहाँ एक्टिव है। भोपाल रेल डिवीजन, ठीक है, और दूसरा जो है वो जबलपुर, और तीसरा रतलाम। भोपाल और जबलपुर दोनों, ये भी एक कभी आ जाए तो याद रखिएगा, भोपाल और जबलपुर जो 2 डिवीजन है, ये आते हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, पश्चिम मध्य रेलवे जो है उसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नया रेलवे जो है जोन जो है वो बनाया गया। जबकि रतलाम जो है डिवीजन वेस्टर्न रेलवे में आता है, वेस्टर्न रेलवे जो जोन है उसके अंदर आता है रतलाम डिवीजन। ठीक है, यहां पर ये याद रखिएगा कभी आ जाए तो। अगले के ऊपर आते हैं, अगला है लघु, सूक्ष्म और मध्यम, एमएसएमई, है ना, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में अब टॉपिक है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तो वन लाइन फैक्ट में हो गया कि 2022 में शुरू करी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति क्रियान्वयन योजना 2022 में, ये वन लाइन फैक्ट में होगा, है ना, ये केवल इसमें, और अपने को कुछ ज्यादा जो है वो पढ़ना नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम शुरुआती काम करेंगे, वो सब हमारे लिए बिल्कुल काम करनी। सीधे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी, ये भी आप वन लाइन फैक्ट के अंदर लिख लीजिएगा ना। मध्य प्रदेश जो है वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो है या मंझले उद्योग विकास नीति जो है वो कब लेकर आया मध्य प्रदेश सरकार, 2021 में लेकर आया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑलरेडी हम पहले से पढ़े चले आ रहे हैं, तो उसको छोड़ दें अभी यहाँ पर, तो उसमें कोई ज्यादा आएगा नहीं। वित्तीय आवंटन ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, ये तो अब देखिए सरकार के आंकड़े तो बहुत सारे होंगे, उसको आप पूरा पूरा तो अपन नहीं कर सकते ना, कि हर एक चीज को जो है वो एक एक पॉइंट को लेकर चलें। जो एग्जाम में जहाँ जो चीज आए, पढ़ाई का सबसे बड़ा मतलब कंसेप्ट यही है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है। सब पढ़ लेंगे तो फिर एग्जाम उलझ के रह जाएगा वहां पर। ठीक है। अगला, यहाँ सीधे आ जाते हैं, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन। अब उसमें क्या लिख रहा है वो, कि मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी और अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के लिए 14 उत्पादन केंद्र संचालित हैं। तो अभी सिंपल सी लॉजिक है कि हमारे पास जो है जितनी भी ये खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित यूनिट्स हैं, उनकी संख्या 14 है, यानी टोटल 14 जगह जो है वो यूनिट जो है वो काम कर रही हैं। बस ये एक अपने को याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हथकरघा जो है। ठीक है, हैंडलूम जिसको कहते हैं ना, 2 तरह, करघा मतलब जहां जिससे कपड़ा तैयार कर रहे हैं, 2 तरह के होते हैं। अगर मशीन से चलता है तो उसको पावर लूम, मशीन के लिए हम हमेशा पावर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पावर लूम। हाथ से अगर कोई करघा चला रहा है तो उसको हैंडलूम बोलते हैं। अब इसमें हमारे लिए काम का केवल और केवल एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा है, कि कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, हथकरघा एवं हस्तशिल्प जो है वो क्षेत्र के मतलब यहाँ बस एक ही याद रखिए कि कोई पूछेगा कबीर जो है वो प्रोत्साहन योजना का संबंध, बुनकर भी हटा देगा, वो इतना समझदार है पेपर सेट करने में। तो हथकरघा से संबंधित बस इतना याद रखना है, बाकी और कुछ जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी 37 एम्पोरियम हो रहा है, ये हमारे लिए काम का बिल्कुल नहीं है। रेशम कीट जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है, आपको मालूम होगा सेरीकल्चर के अंदर क्या होता है, कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसको पाला जाता है, शहतूत के पत्तों के ऊपर वो पलता है, उसको खाता है।
और उसके बाद जब वो कोकून स्टेज के ऊपर आता है तो उससे हम उसको गर्म पानी में डालकर उससे रेशम खींच लेते हैं या रेशम तैयार करते हैं ना। तो मलबरी कोया, टसर, ये दोनों जो वर्ड लिखे हुए हैं ये आप याद रखिएगा, रेशम की प्रकार है, मतलब ये रेशम के टाइप होते हैं। तो इसमें हमारे काम का कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम के लिए याद रहे। तो ये बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में जो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो कह रहा है कि यार 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां मतलब सेरिकल्चर के लिए सरकार स्कीमें चला रही है या काम हो रहा है। तो वो एक आइडियल है, कभी मेंस वेंस में लिखना हो तो उसके लिए दिमाग में रख सकते हैं, बाकी छोड़ दें। अगला है पर्यटन। अब पर्यटन में जैसे पहली लाइन में जो लिख दिया उसने कि भाई संरक्षित वन क्षेत्र, जो रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे यहाँ के या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ, हिस्टोरिकल, मंदिर, ठीक है, टेम्पल और रिलीजियस, यानी इतना टूरिज्म सेक्टर हमारे पास है। कोई पूछे हमारे यहाँ, एक तो इको एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो गया ये पहला, दूसरा हो गया हिस्टोरिकल, जैसे मांडू चले गए तो हिस्टोरिकल हो गया, तीसरा जो हो गया वो अगर कहा जाए मंदिर और धार्मिक, जैसे दतिया चले गए, सलकनपुर चले गए, ये सब जो है वो धार्मिक पर्यटन। तो ये मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है, दोनों में आता है। तो इसमें अब सीधे से बात है, ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है यहाँ कि भाई कितने जो है वो अगर कहा जाए पर्यटकों की जो संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2022 में धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों की संख्या में 122% वृद्धि हुई, यानी ज्यादा लोग रिलीजियस टूरिज्म प्लेस जो है वहां ज्यादा लोग अब जाने लगे टूरिज्म के लिए। तो यहाँ नीचे अगर हम देखें कुछ योजनाएं वो बता रहा है, जैसे मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना योजना, ये अब आपको एक ऊपर से जो आंकड़ा लिखता है उसमें नया अपना ऐड हो गया कि भैया जैसे अपन ने देखा ना स्टार्टअप पॉलिसी शुरू करी, तो यहाँ पर होम स्टे योजना 2019। होम स्टे में कुछ नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति है शहर का, उसको लग रहा है यार मुझे गांव में 2-3 दिन रुकना है, एंटरटेन होना है, तो वो वहां चला जाए और वहां सरकार की स्कीम है, वो किसी कोई व्यक्ति उसको अपने यहाँ रोकने की व्यवस्था करेगा और वहीं खान पान और जो बाकी चीजें हैं उसकी होंगी। इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा, वो जो गांव में रह रहा व्यक्ति उसको भी फायदा होगा, ठीक है, और जो घूमने गया उसको भी फायदा होगा, मतलब सबके लिए। तो ये होम स्टे योजना 2019, बस ये याद रखना है, बाकी और कुछ याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब यहां से आंकड़े हमारे काम के हैं ना, मध्य प्रदेश के प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्राम हेरिटेज विकसित होंगे। ये एक आंकड़ा चाहें तो आप लिख सकते हैं, आएगा नहीं लेकिन। सीधे नीचे आ जाते हैं जो है वो अगर कहा जाए पर्यटन में। अब पर्यटन में ध्यान से समझिएगा, जो ये जो आंकड़ा है वो क्या काम का है हमारे। जितनी जगहें यहाँ पर टूरिज्म में लिखी हुई हैं उन टूरिस्ट प्लेसेस के जो जो देखने लायक है वहां, जैसे सांची है ना, तो आप सांची के बारे में सामने लिख लीजिए कि साहब वो वर्ल्ड हेरिटेज है, वहां पर 3 स्तूप हैं, मोगलायन सारीपुत्र के स्तूप प्रमुख हैं वहां पर, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का वो एक केंद्र भी रह चुका है, वहां पर एक टेम्पल है जिसका नाम टेम्पल 18 है, वहां अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है। ये सामने मतलब आप भी ढूंढ के लिख सकते हैं, इसको लिखवाने में तो मेरा बहुत समय चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लेके, जैसे उदयगिरी, अब इसमें 3 चीजें करी है ना, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो इससे स्टैटिक पोर्शन को तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसे उदयगिरी अभी एक में मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपने सपोज मान के चलो सांची लिखा या जो है वो अगर कहा जाए आपने उदयगिरी लिखा कोई भी, तो सबसे पहले तो पर्यटन स्थल का नाम लिखिए, दूसरा जिला जरूर लिखिए, और तीसरा जो फेमस जगहें हैं वो लिखिए। जैसे सपोज उदयगिरी है ना, अब उदयगिरी के बगल में आप क्या लिख लीजिए, विदिशा लिख लीजिए, क्योंकि वो विदिशा में। फिर विदिशा के बाद में जो है वो आप वहां क्या लिखेंगे, तो कैब नंबर 5 सबसे फेमस है, क्योंकि वो 12 अवतार की कैब है, विष्णु के 12 अवतार को बताया गया है। तो ऐसे आपने लिख लिया कि गुप्तकालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, कैब नंबर 5 में जो है वो अगर कहा जाए 12 अवतार की जो है वो मूर्ति है, ठीक है, एक लिंगी शिव की मूर्ति है, ठीक है, वहां जो है वो गुप्तकालीन अभिलेख भी मिले, इसे लिस्ट चाहे तो हम जो है वो बना सकते हैं। तो ऐसे सांची, उदयगिरी, पचमढ़ी, खजुराहो, शिवपुरी, इंदौर, भीमबेटका, आप खुद देखो ना, पिछले 10 साल के पेपर देखो आप उठा के, राज्य से संबंधित कोई भी, चाहे वो एमपीपीएससी के हों, चाहे वो एमपी की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के, इन्हीं जो जगहें दिख रही हैं, आप, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कोई और टूरिस्ट प्लेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं को पूछ रहा है ना वो, क्योंकि यही फेमस है, तभी तो इतना जो है वो टूरिज्म डेवलप हो रहा है यहाँ पर। तो खजुराहो ले लिया, शिवपुरी ले लिया, इंदौर ले लिया, भीमबेटका ले लिया, पेंच, ग्वालियर का, मतलब आपको अब जो है वो अगर एक एक अच्छी चीज यहाँ पर हो गई कि मतलब यही पता चल गया
कि कौन सी जगहों में टूरिज्म जो है वो ज्यादा है, और कौन सी जगहों के हमको टूरिस्ट प्लेस जो है वो उनको पढ़ना ज्यादा है या उनके बारे में स्टडी ज्यादा करना है। तो दोनों के हिसाब से हो गया ना। तो ये हमारे लिए जो है वो काम का हो सकता है ना, भोपाल, कान्हा, भेड़ाघाट, बांधवगढ़, पन्ना, धमनार, मड़ई। अब जैसे ऐसे समझो, अब सपोज मान के चलो, अभी आप खुद अपना एनालिसिस करो, कितने लोगों को मालूम है जो इस लेक्चर को अभी मुझे सुन रहे हैं, धमनार कहाँ है। अब धमनार इतना फेमस है, मंदसौर जिले में पड़ता है, और धमनार की जो कैव है वो बहुत हिस्टोरिकल है, मतलब 4th और 5th सेंचुरी के यहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए जो कैव स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने लायक है। तो अभी यहाँ पर मंदिर भी हैं, कैव भी हैं, और मतलब हिस्टोरिकल भी है। तो अब अपने 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, कि भैया धमनार जो है वो अपने गुफाओं के लिए फेमस है। धमनार जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित जो है वो कैप्स हमको देखने को मिलती हैं। चैत्य ग्रह है यहाँ पर। ऐसे अपन ने कॉपी के अंदर अपडेट कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया तैयार। तो ये अब आपको है ना, आदमगढ़, जैसे आदमगढ़ अब होशंगाबाद जिला पड़ता है ना, तो होशंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 5-6 किलोमीटर दूर है आदमगढ़। रॉक शेल्टर पेंटिंग के लिए फेमस है। 30,000 माइक्रो टूल मिले हैं वहां पर। माइक्रोलिथिक पीरियड है ना, मध्य पाषाण काल जो होता था, वहां इंसान छोटे छोटे टूल इस्तेमाल करता था, उसको बोलते थे माइक्रोलिथिक पीरियड। तो ये आप कॉपी में थोड़ा बहुत ढूंढ के भी लिख सकते हो ना। तो एक लिस्ट बना लो, है ना, जबलपुर, बुरहानपुर, ओरछा, चंदेरी, ये हो गया। ये तो हो गए नॉर्मली पर्यटन स्थल, यहाँ पर आदमी जा रहा है यानी मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। दूसरे नंबर पे आपको एक और अच्छी चीज उसने दे दी कि भाई धार्मिक पर्यटन स्थल, यानी हमें यह भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन से रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस जो है वो फेमस है। तो रिलीजियस में जैसे उज्जैन रिलीजियस हो गया, तो वैसा के वैसा लिख लो उज्जैन के बारे में। मेहर के बारे में लिख लो। अब मेहर है तो आपको मालूम है कि वो शारदा माता के मंदिर के लिए जो है वो बहुत फेमस है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की पहचान है मेहर, उन्होंने वहां मेहर बैंड की स्थापना की थी। ओमकारेश्वर, अमरकंटक, सलकनपुर, दतिया, भोजपुर, महेश्वर, चित्रकूट, है ना, पीताम्बरा पीठ दतिया लिख लिया। विंध्यवासिनी माता का मंदिर जो है वो अभी सलकनपुर में, महाकाल लोक की तरह सरकार उसको डेवलप कराने के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। ओमकारेश्वर तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश में दो जो है वो ज्योतिर्लिंग है, तो ओमकारेश्वर है यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है। तो इस तरह से महेश्वर हो गया, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। देवी अहिल्याबाई ने अपनी कैपिटल के रूप में डेवलप कर रखा था। ये क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है। अगर हम लिख लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो जैसे कहते हैं कि सरल हो जाएगा। चित्रकूट, उन्होंने कहा गुप्त गोदावरी भी है चित्रकूट में, जो है वो अगर कहा जाए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपना सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में व्यतीत किया था, ऐसे लिख लिया। तो इस तरह से आपको ये समझ पड़ गया कि आज मध्य प्रदेश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर आप सोचो एमपीपीएससी मेंस लिख रहे हो, उसमें एक सिलेबस है मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन, तो पूछ ले कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, ठीक है, की संभावनाओं पर एक टिप्पणी लिखें। आप अगर हर एक के बारे में केवल एक लाइन भी लिखेंगे ना, तो आपका आर्टिकल हेल्दी हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। और आप लिख दें कि इन सभी पर्यटन स्थलों में सबसे ज्यादा संभावना उज्जैन और मेहर में, क्योंकि उज्जैन में जो है वो महाकाल लोक बना, तो लोग ज्यादा जाने लगे महाकाल लोक, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब उद्घाटन किया तो देखने के लिए, तो उज्जैन और ज्यादा जो है वो चर्चित हो गया आप यहाँ। तो ये याद रखना। फिर अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नीतिगत पहल में जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति, ये तो अपने लिए एक हीरो क्वेश्चन हो गया कि कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है वो कब आई, तो 2022 में आई यहाँ पर। अब वो क्या कह रहा है कि वर्ष 2027 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 50,000 करोड़ रुपए, और नवीनीकरणीय ऊर्जा उपकरण में जो अगर कहा जाए इंस्ट्रूमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, ये हमारे लिए काम का नहीं। लेकिन ये हमारे लिए काम का है, वर्ष 2027 तक राज्य के ऊर्जा जो है मतलब मिश्रण में 30% नवीनीकरणीय ऊर्जा का अंश, यानी मध्य प्रदेश ये चाह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, वो 30% हो जाए 2027 तक। ठीक है। 10,000 मेगावाट इसका प्रोडक्शन हो जाए, यानी मेगावाट में अगर हम बात करें तो 10,000 मेगावाट का जो है वो प्रोडक्शन हो जाए, ये मान लिए। और बाकी तो यहाँ पर अपने को कोई काम का नहीं है, तो नीचे देखें जो हेरिटेज सिटी, ये तो हाँ, 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% हरे शहरों के रूप में, ग्रीन सिटी में। अभी आपको मालूम होगा ना, इंडिया में और मध्य प्रदेश में पहला ऐसा ग्रीन जो अगर कहा जाए सिटी, यानी पूरी तरीके से सोलर सिटी,
पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी चलेगा जो है सांची। तो सांची का तो अभी ऐसे ही चर्चा में है, तो वो तो आपने एक वन लाइन फैक्ट में लिख लिया कि सांची को सोलर सिटी के रूप में डेवलप कर दिया सरकार ने, यानी हर चीज अब वहां पर सोलर एनर्जी से संचालित होगी। तो ऐसे मध्य प्रदेश शासन 2030 तक ये चाह रही है कि जितने भी हेरिटेज सिटी हैं उन सबको जो है वो ग्रीन सिटी में, मतलब अगर कहा जाए इको फ्रेंडली या पर्यावरण मित्र जो है वो शहर उनको बना दिया जाए। तो ये तो हमारे लिए ज्यादा उतना काम का नहीं है। फिर अगले के ऊपर आते हैं, विभिन्न अधोसंरचना के लिए बजट, ये हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। यहाँ पर सिंचाई, बाढ़ और जो है वो के लिए बजट, ये भी हमारे लिए काम का बहुत ज्यादा नहीं है। बिजली, ये बजट मतलब ये बजट हमारे लिए काम की नहीं है, कितना पैसा क्या है वो काम का नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ निवेश, ये भी अभी हमारे काम का नहीं है। अधोसंरचना, बिजली, ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ, हाँ ये जो है वो अगर कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है नए क्वेश्चंस में। वो ये बोल रहा है कि राज्य में कुल स्थापित क्षमता का 63.3% योगदान थर्मल जो है वो अगर ऊर्जा यानी कोयले से हो रहा है। यानी ये क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे अभी एक ये इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में आया कि भारत में जो है वो कोयले से बिजली कितनी पैदा होती है। अभी मोटा मोटा हम माने कि भारत में 52-53% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोयले से हो रहा है, यानी थर्मल एनर्जी जिसको कह रहे हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्या लिखा कि कुल उत्पादन में ऊर्जा का प्रभुत्व है जो कुल स्थापित क्षमता का 63.3% है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये पहला हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट जो है वो अगर कहा जाए अक्षय ऊर्जा की क्षमता जो है वो कितनी हो गई, 34 जो है वो 0.1। ठीक है। और तीसरा फाइनल, यानी हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से 34.1%, थर्मल एनर्जी से या कोल बेस्ड एनर्जी प्लांट से 63.3% इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। और टोटल हम इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 28,000 मेगावाट सरप्लस है, मतलब जितना हमारी नीड है उससे ज्यादा पैदा कर। तो ये एक याद रखना। अगला वन लाइन फैक्ट में याद रखिए, अगले साल तक के लिए तैयारी हो गया कि मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीनीकरणीय यानी रिन्यूअल जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके मामले में 8th पोजीशन पर है। ठीक है। यानी टोटल ओवरऑल जो इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टेट्स, उसमें हम 8th नंबर पर जो है वो आ रहे हैं। सोलर एनर्जी की क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के बाद चौथे। ये भी वन लाइन फैक्ट में हो गया कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में हम कौन से नंबर पे आ रहे हैं, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के बाद हम 4th पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है। 61,660 मेगावाट की क्षमता के साथ ये देश की कुल सौर क्षमता का 8.2%, यानी देश में जितनी भी सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम जो है वो 8.2% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अब आपको जो है वो कितना बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, एमपीपीएससी मेंस, प्री और एमपी के सब एग्जाम के लिए यूनिक क्वेश्चन मिल गया आपको। विंड एनर्जी में हम कौन से नंबर पे हैं इंडिया में, 8 नंबर पर। ठीक है। लघुपन बिजली, ये याद रखिएगा, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। लार्ज जो है वो जो हाइड्रो प्लांट होते हैं वो कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आते। बड़े जल विद्युत परियोजना यानी जो डैम है, ये आज से याद रख लीजिएगा कि जितने भी डैम हैं जिनसे हम बिजली पैदा कर रहे हैं वो कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा या नवीनीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा में नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है और वो अनंत समय तक उनसे हमको चीजें नहीं मिलेंगी। ये आज से आप याद रखिएगा। लघु जो जल विद्युत परियोजनाओं का मतलब भी समझ लीजिए। लघु का बेसिक यहाँ पर क्या मतलब हुआ, लघु का मतलब यहाँ पर हुआ कि भाई जैसे मान के चलिए कोई पहाड़ है, कोई ऊंचाई वाली जगह है, वहां से अगर सपोज क्या बोलते हैं कि आपका जो पानी गिर रहा है और उस पानी से हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। ये याद रखिएगा। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है कि जिसमें इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केवल 25 जो है वो मेगावाट या उससे कम। याद से याद रख लीजिएगा, यूनिक क्वेश्चन। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे, उसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देखेगी। उनकी क्षमता केवल 25 मेगावाट तक हो सकती है। उससे अगर 30 मेगावाट का भी प्लांट लगा दिया तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन से निकल जाएगा, वो उसमें चला जाएगा।
ठीक है, तो इसमें जो है वो अब देखने वाली बात है यहाँ पर। आज इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में भारत में कर्नाटक नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैं ये भी आपको बता दूं कि कभी कोई पूछ ले कि जो वो पिक्चर देखना स्वदेश, उसमें वो पानी ऊपर झरने से बिजली पैदा करते हैं ना, वो उसको याद रखना हमेशा। तो विंड एनर्जी 8 नंबर पर। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट कितने मेगावाट तक बताएं अभी आपको, 25 मेगावाट और बिलो। ठीक है, फोर्थ पोजीशन। बायोमास एनर्जी सबको मालूम है, कूड़ा करकट ये सब चीजों से हम बायोमास एनर्जी पैदा करते हैं, सेकंड पोजीशन पर हैं हम। सोलर एनर्जी में फोर्थ पोजीशन पे। ये यूनिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए आज तैयार। यूनिक जिसको कहते हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा कुछ इसमें से जो है, और इसको अपन गलत भी नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, तो क्या गलत करेंगे, है ना। तो ये एक बेसिक है। तो वर्तमान में राज्य में जो है वो सौर क्षमता 2.3% है। 2022 की नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति में राज्य में सौर क्षमता के उपयोग को बढ़ाना जो है वो उद्देश्य है, ये अपने को याद रखिएगा। मार्च 2022 तक राज्य की कुल स्थापित क्षमता के अनुसार प्रदेश 8वें स्थान पर है, जो भी प्रोडक्शन में हम अगर कहा जाए कि यहाँ पर है, ये है ना। बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन लगातार आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो 2022 में आपको दिख रहा है 25,385 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमने किया, सरप्लस स्थिति में, मतलब हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं। अगला जो है वो है मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, ये ध्यान रखिएगा। पर पर्सन जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी प्रति व्यक्ति, इसको हमेशा किलोवाट आवर में ही निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। ये हमेशा किलोवाट आवर में ही निकलेगा, ये यूनिट होती है पर पर्सन कंजम्पशन की। तो बिहार जैसे राज्यों में ये लगभग 600-650 के आसपास है, हमारे पास जो है वो 1084 के आसपास। इससे सिद्ध है कि हम अच्छी स्थिति पर है। यानी कोई पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आंकड़ा पूछ सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली जो है वो उपलब्धता कितनी है, तो 1184 किलोवाट आवर, क्योंकि उसको किलोवाट आवर में ही जो है वो निकाला जाएगा, ये याद रखिएगा, है ना। अब अगले के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन वगैरह वाले तो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। ये भी हमारे लिए टोटल उपभोक्ताओं की संख्या, ये भी हमारे लिए काम की नहीं है कि कहाँ कितने उपभोक्ता किस सेक्टर में है, वो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। ये खपत भी हमारे लिए काम की नहीं है यहाँ। मतलब ये कोई जैसे ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो इनको तो छोड़ दो, है ना। ये वाला तो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगले में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर यूनिक क्या मिल गया, ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश में नदियों की लंबाई 3956 है, यानी टोटल, देखो नदी का मायका तो बोल रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो बड़ी 40-50 नदियां हैं इस समय मध्य प्रदेश में। लेकिन अब किसी बुक में हमको ये थोड़ी मिलता है कि जो आइडियल केसेस में हमारे पास जो ओवरऑल रिवर लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, अलग अलग जरूर हमको मिल जाता है कि नर्मदा की इतनी है, बेतवा की इतनी है, सोन की इतनी है, ताप्ती की इतनी है। अब या तो हम उनको सबको जोड़ते फिरें, या हम जो है वो ऐसे आंकड़े यहां से ढूंढें। तो अभी इस तरह की क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में भी बहुत आने लगे हैं। वो आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में कुल नदियों की लंबाई कितनी है। अभी जैसे एक प्रश्न पिछली बार उन्होंने एमपीपीएससी मेंस में क्या पूछ लिया कि नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो गैप है वो सबसे कम कहाँ है, यानी सबसे कम दूरी पर वो कहाँ है। अब ऐसे क्वेश्चन यहीं से तो पकड़ में आते हैं, और कहाँ से आते हैं। तो आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में नदियों की कुल लंबाई 3956 जो है वो किलोमीटर है, जिसमें से 533 किलोमीटर अन्य राज्यों के साथ सीमाएं साझा करती। तो ये एक आंकड़ा अपने लिए हो गया। प्लस मध्य प्रदेश में नहर जो प्रणाली है, कुल सिंचित क्षेत्र का 19 पॉइंट, यानी जो इरिगेटेड एरिया है हमारा, उसका लगभग 18%, क्योंकि 17.92% लिखा, तो आप इसको अप्रोक्स 18 मान लो परसेंट इरिगेटेड एरिया नहर से है। ठीक है, जो कैनाल सिस्टम। अब इसमें आपको देखो फायदा क्या मिला। एक तो देखो, नहरें जो होती है ना, दो तरह से उनके नाम होते हैं। एक तो नदी के नाम पर ही नहर का नाम होता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि चंबल पे चंबल है, तवा पे तवा है, हलाली पर बेतवा है। अब यहां गड़बड़ होती है, यानी चंबल कैनाल कोई पूछेगा तो आंसर चंबल आ जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन हलाली कैनाल किस नदी पर है, ठीक है, ये आ जाएगा। या देजला देवड़ा जो है नहर जो है वो किस नदी के ऊपर है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुंडा नदी के ऊपर है। तो ऐसे आप क्या करें, इसको तो लिख के ही रख लें आंकड़े को, और इसमें ये जिले भी लिख लें। इससे आपको ये समझ पड़ जाएगा। सपोज मान के चलो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई नर्मदा नहर जो है वो किन जिलों को सिंचित करती है, खंडवा खरगोन बड़वानी लिखा हुआ है यहाँ। अब
हो सकता है कि वो आपको मंडला बालाघाट डिंडोरी दे दे, हो सकता है कि वो आपको नर्मदापुरम जिला दे दे, ऐसे उसके ऊपर है कि क्या वो देगा। या जो मैंने बताया कि राजघाट जो नहर है, या राजघाट सपोज परियोजना ही पूछ लिया, ठीक है, बारना प्रोजेक्ट पूछ लिया, हलाली प्रोजेक्ट पूछ लिया, राजघाट प्रोजेक्ट पूछ लिया, तो अपने को ये तो आ गया कि यार ये बेतवा के ऊपर है यहाँ। तो इसको एक लिस्ट करके इतना जो है वो ये लिख लें। प्लस मेंस वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक क्वेश्चन तैयार हो गया ना कि मध्य प्रदेश में नहर जो प्रणाली है उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखें। आप सपोज मान के चलो वो 50 शब्दों में ही आ गया, तो अपन यही डायग्राम लिख बनाए हैं, तो अपने नंबर चित हो गए यहाँ पर। अगले के ऊपर आते हैं, है ना। अब जल संसाधन में सिंचाई में जो है वो अगर कहा जाए ये 1000 हेक्टेयर को छोड़ दें, लेकिन इसमें जो है वो हमें ये समझ पड़ रहा है कि ज्यादातर जो बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनसे जो है वो हमारा रकबा ज्यादा सिंचित है लघु की तुलना में ना। देखो यहाँ पर जो है वो लार्ज अगर कहा जाए, लार्ज और मीडियम जो है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये है स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो लार्ज से जैसा अगर कहा जाए 2505 हजार हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड हो रहा है, तो स्मॉल से 994 जो है वो अगर कहा जाए 1000 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया हो रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ज्यादा अगर इरिगेशन किससे होता है, लार्ज और मीडियम जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट से। ये एक याद रखना है यहाँ पर। अगले के ऊपर आते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ये बिल्कुल वही आ गया यहाँ से फिर से। जैसे अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर सामने लिखना है, जैसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना सामने लिखना कहाँ है। तो आपको एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ यूनिक क्या तैयार हो गया, क्या हमको कई बार आता है कि यार कौन सी इरिगेशन प्रोजेक्ट, कौन से डैम प्रोजेक्ट हम याद करें। तो आप कम से कम जैसे जैसे बरगी, मान, जोबट, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, अपर वेदा, ये इनको जो है वो याद करें, ये नर्मदा वैली से ही टिके हुए। जैसे आप जब जबलपुर जाओगे तो वहां बरगी डैम है, ठीक है, फेमस है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पहला ही डैम, मतलब अगर नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है उसके बाद जब हम खंबात की खाड़ी तक जाते हैं, तो पहला जो परियोजना कोई पूछेगा कि जहां से वो शुरू होता है, तो बरगी नदी के ऊपर बरगी, फिर बरगी के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे नर्मदापुरम आ जाता है, तो वहां तवा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी, तो वहां तवा डैम है। थोड़ा और आगे आप जो है वो बढ़ गए, ठीक है, मतलब जो है वो आप खरगोन के और खंडवा पहुंच गए, तो वहां ओमकारेश्वर हो गई, महेश्वर जो परियोजना हो गई, ऐसे आप बढ़ते हुए चले जाओगे। तो ये तो अपन इससे जो है वो लिख सकते हैं। अगला जो है ये कोई काम का नहीं है, ग्रामीण पेयजल वगैरह के जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं आते। हर घर जल मिशन तो मालूम ही है, 2019 से 2024 तक भारत सरकार खुद ही इसने टारगेट बना रखा है कि हम हर घर को नल कनेक्शन से जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है, और फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन जिसको कहा जाता है उससे जोड़ेंगे, है ना। ये जो फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन जो है वो FSTC से जोड़ा जाएगा, इसमें यानी नल तो लगेगा, नल में पानी भी आएगा। और हर घर जल योजना जो है वो 19 से चल रही है 24 के लिए। भारत का पहला ऐसा हर घर जल जो जिला है वो बुरहानपुर है। ये तो यहाँ भले ही ना लिखा हो लेकिन अपने लिए काम के हैं, तो अपने यहीं पे ऐसा, मतलब देखो ऐसा है, मैं तो आपको यहाँ करा रहा हूँ, आपको खुद भी चीजों को सोचना सीखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अगर हम खुद सोचना सीखेंगे तो एग्जाम हमारे लिए जल्दी और हमारे पकड़ में ज्यादा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक हो गया, इसको इतना लिख लिया। अगले के ऊपर, यानी ये वाला टॉपिक यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब अगले के ऊपर आते हैं, अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अब आ रहा है व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी। तो व्यापार और निवेश में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कनेक्टिविटी में ज्यादा आएंगे, रोड कनेक्टिविटी वगैरह वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए जो है वो क्या क्या काम के हैं यहाँ। तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, व्यापार संवर्धन परिषद, ये भी अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है, इसमें कुछ भी जो है वो यहाँ पर। हाँ, अगला जो है वो ये हमारे लिए काम का है कि मध्य प्रदेश जो व्यापार संवर्धन परिषद है, ठीक है, यानी ट्रेड प्रमोशन जो काउंसिल है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, MP ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। तो MTPC यानी मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। ये अब एक क्वेश्चन अपने को ये मिल गया कि ये किसको देख रही है, तो मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल 8 औद्योगिक क्षेत्रों को पे काम कर रही है। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, ठीक है, आपका टेक्सटाइल है यहाँ पर, और नवीनीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो भी काम।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो एमपी ट्रेड प्रमोशन काउंसिल है वो 8 सेक्टर हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ये बस इतना याद रखना है ना, बाकी इनसे क्या होगा कैसे होगा वो अभी हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। सीधे अगले के ऊपर आ जाए। यहाँ अब इसमें आपको एक अनोखी चीज जो मिल रही है कि हम जब भारत सरकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं तो आसानी से मिल जाता है, स्टेट का देखते हैं तो नहीं मिलता। यहाँ ये पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, इस बार है। अब आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट जो हो रहा है, यानी जो हम निर्यात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या चीजों का निर्यात कर रहे हैं, तो जो है वो अगर कहा जाए फार्मास्यूटिकल। ये तो अब अपने लिए यूनिक क्वेश्चन हो गया, दवा उत्पादन यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है। हमें ये समझ पड़ा कि मध्य प्रदेश में टॉप 3 अगर कोई पूछेगा कि जो एक्सपोर्ट जो है वो इंडस्ट्री है जिनसे एक्सपोर्ट हो रहा है चीजों का, तो फर्स्ट हो गई फार्मास्यूटिकल यानी दवा उत्पादन, सेकंड हो गई कपास और सूती धागा, ठीक है, यानी कॉटन हो गया और यान जो है वो मतलब धागा बना रहे हैं, और थर्ड जो है वो रेडीमेड कपड़ा यानी कपड़ा उद्योग भी बड़ा। दोनों को अगर हम कपड़े को आपस में जोड़ लें तो कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा हो गया, 8 4 12 यानी लगभग 15 जो है वो मतलब हजार मतलब करोड़ रुपए की जो है राशि हमको मिली। फिर भी आप क्रमबद्ध तरीके से कम 5 तो लिख लीजिएगा, दवा उत्पादक, कपास, सूती, रेडीमेड, एल्यूमिनियम, ठीक है, और मशीनरी यहाँ पर लिखना हो तो। बाकी ये 3 तो आप रट ही लेना, आएंगे ही आएंगे, आपको कुछ ना कुछ में क्वेश्चन जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ फिर आगे के ऊपर बढ़ते हैं। चैंपियन उत्पादों में ये तो हमारे लिए काम का नहीं है बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर निर्यात में भूबद्ध में ये भी हमारे लिए काम का नहीं है, ये भी हमारे निवेश संवर्धन ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यहाँ इसमें जो काम का है उसको ही अपन देखेंगे, रोजगार कितने पैदा कर रहे हैं ये भी अभी हमारे लिए काम का नहीं है यहाँ, ठीक है। अगला जो है वो लिखा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम एफडीआई 0.34 प्राप्त करता है। अब यहाँ पर आपको जो है वो एक यूनिक क्वेश्चन मिला कि लगातार हमारे यहाँ एफडीआई बढ़ तो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर 2014-15 में जैसे $100 मिलियन था, ये आज 2021-22 में $209 मिलियन हो गया। लेकिन फिर भी एफडीआई के मामले में हम अच्छे राज्यों में नहीं गिने जाते, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में अब जो जैसे कहा गया है कि राज्य कुल एफडीआई का 3.84% आकर्षित करने में सक्षम रहा। भारत के सभी राज्यों को एफडीआई को, एफडीआई मतलब समझते हो ना, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोई विदेशी कंपनी यहाँ आए और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी इनमें जो है वो खुद इन्वेस्ट करें, उसको एफडीआई बोलते हैं। तो वो एफडीआई में हम 13वें स्थान पर। ये एक क्वेश्चन हमारे लिए यूनिक हो सकता है कि वर्तमान में भारत में जो एफडीआई आ रहा है उसमें मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे, तो 13 नंबर पर है, बहुत कम है, इस पे हमको काम करने की जरूरत अब है। अगले के ऊपर आते हैं कनेक्टिविटी, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में तो चंबल एक्सप्रेस वे ऊपर हम बात कर चुके हैं, उसमें कुछ बताने की जो है वो जरूरत नहीं है। इनमें ये सब कनेक्टिविटी में ये रेल रूट्स वगैरह ये हमारे लिए काम के नहीं है, लेकिन ये वाला आंकड़ा हमारे लिए काम का है। अभी इस आंकड़े में क्या है तो ध्यान से देखिए। अगर हम मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2021 के जो लेटेस्ट आंकड़े उसमें हमको क्या समझ पड़ा कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल नेशनल हाईवे यानी एनएच जो है वो 8,858 किलोमीटर के, ये अपनी कॉपी में फाइनली लिख लेना, क्योंकि अगले 1 साल तक और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप देखो 2018, 19, 20, 21 कोई बहुत बदलाव तो नहीं हो गया कि ज्यादा हाईवे, और हाईवे को हम डेवलप कर रहे हैं, हाईवे नया नहीं बन रहा। आप कहोगे कि सर ये हाईवे तो फिक्स जा रहा है इतना, यानी इसमें बदलाव समझो, तो नया हाईवे थोड़ी बना डालोगे। एग्जैक्टली जो हमारे हाईवे हैं उनको ही हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8,858 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, 11,000 यानी 11,389 किलोमीटर का स्टेट हाईवे, 23,401 किलोमीटर की जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है, 29,313 का जो है वो विलेज रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टोटल 72,961, यानी एक इसमें सब आंकड़े काम के हैं। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की जो लंबाई है यहाँ पर वो कितनी है, जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, तो अगर हम नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड को देखें तो 72,791
8,000 किलोमीटर का हमारे पास जो है वो रोड नेटवर्क है, जिसमें हाईवे नेटवर्क जो है वो 8,858 किलोमीटर का है। ये एक आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पर, और इसमें भी ठीक ठाक बढ़ रहा है सेम। यानी ये तो एक बेसिक, अगर कोई कहा जाए आपसे पूछे तो रोड कनेक्टिविटी के लिए आप लिख सकते हो, आ सकता है। अगले के ऊपर आते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसमें ये भी एक याद रखिएगा, वन लाइन फैक्ट है ना, ये जैसे लिखा ना कि बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स 2018-19 किया गया, जिसमें राज्य में 5वां सबसे बड़ा व्यापक नेटवर्क, यानी यहाँ पर हमको ये लिखा हुआ मिल रहा है कि यार हम 5th नंबर पे रोड नेटवर्क में हैं। ये एक आंकड़ा हम चाहें तो इससे नोट करके लिख सकते हैं। अगला है रेलवे, तो रेलवे में ये आंकड़ा हमारे लिए काम का हो गया कि मध्य प्रदेश में टोटल जो रेल ट्रैक है वो है 5,150 किलोमीटर का, और ओवरऑल रेलवे नेटवर्क में हम देश में 5th नंबर पे आ रहे हैं। तो अब हमारे पास ये तो 5th नंबर पे आ रहे हैं, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश 5,140, यहाँ 140 लिखा या 150 लिखा, अप्रोक्स उतना ही मानना, 5,150 किलोमीटर के रेल रूट के साथ भारत में 5वें नंबर पे आता है, यानी 5th नंबर पे। जबकि यहाँ आपको एक और आंकड़ा क्या मिल गया कि भारत में टोटल रेल नेटवर्क जो है वो, या रेल रूट जो है वो अपना, वो 68,103 किलोमीटर का, 68,103 किलोमीटर का भारत में जो है वो रेल नेटवर्क है। ये याद रखना है ना। तो ये एक जो है वो याद रखें, बाकी और कुछ नहीं है। ग्रामीण परिवहन नीति या विलेज जो है वो अगर कहा जाए ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, पायलट प्रोजेक्ट विदिशा, ये वन लाइन के लिए हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति को लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जा रहा है, तो आंसर है कि वो विदिशा में जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है कि जो गांव की रोड है उनको हम बेहतर करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में विदिशा जिले के 76 ग्रामीण सड़कों की पहचान की गई, जिनकी लंबाई 1,513 किलोमीटर है। इन ग्रामीण सड़कों के आसपास 546 गांव स्थित हैं, जिनमें 4,70,527 आबादी जो है वो रहती है। ठीक है, ग्रामीण सड़कों पर 71 से 20+1 बैठने क्षमता वाले वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है कि ज्यादा और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम रोडों को अच्छा करें। तो ये कितने वाहन चलाने की अनुमति होगी, कितना विदिशा में रोड है, ये कोई काम करे, लेकिन ये काम का है कि ग्रामीण परिवहन नीति या विलेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो पॉलिसी है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में शुरू की गई, तो वो विदिशा जिले के अंदर जो है वो शुरू की गई। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस अपने को याद रखना है यहाँ, है ना। तो बाकी तो फिर ये नॉन स्टॉप बस वगैरह तो हमारे लिए है नहीं यहाँ। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक समझते हो ना, वो जगह जहां हम किसी भी प्रोडक्ट को रखते हैं वो लॉजिस्टिक हब होता है। जैसे मान के चलिए हम कोई चीज बना रहे हैं, तो कोई जगह एक होगी जहां हम स्टोरेज करेंगे उसकी, जिससे कि उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके दूसरी जगहों। तो लॉजिस्टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लैंडलॉक हैं, लैंडलॉक मतलब चारों ओर से राज्यों से घिरे हुए हैं, दूसरे राज्यों से, इसलिए लॉजिस्टिक के ऊपर तो हमको काम करना ही पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक के ऐसे कोई आंकड़े इसमें बहुत ज्यादा नहीं है जो हमारे लिए काम किया हो, तो वो तो छोड़ दें, कुछ आना नहीं है। वस्तु सेवा ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, हब ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, और लीड्स रैंकिंग वितरण में जो लॉजिस्टिक के लिए जो उपलब्धता है उसमें हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना के बाद, है ना, 4th पोजीशन पे। बस ये एक याद रखना, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अधोसंरचना ये भी हमारे लिए काम का नहीं है, यहाँ पर ये छोड़ दें। तो ये मतलब इसमें केवल वो रोड वाला और ट्रेन वाला जो है वो याद रखना। अगले नंबर पे आते हैं नगरीय विकास, आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। अब नगरीय विकास को समझें, यानी हम अब शहरों पे आ गए। तो नगरीय विकास में सबसे पहला तो आपको यही यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सबसे शहरीकृत राज्यों में 19वें स्थान पर है। यानी जो शहरी आबादी है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 19वें नंबर पे आते हैं देश के अंदर। ये एक आंकड़ा हो गया, जिसकी 27.60% आबादी, यानी टोटल हमारे जो पॉपुलेशन है उसका 27.6% लोग शहरों में निवास करते हैं। राज्य की शहरी आबादी के हिस्से में वर्ष 2011 में 8.20 था। इसका क्या मतलब हुआ, लगातार माइग्रेशन कहाँ हो रहा है, गांव से शहर की ओर। 1911 यानी 100 साल का आंकड़ा, 1911 में जहां केवल 8%, मोटा मोटा 8.2 का मतलब 8 ही मान लो, 8.2% पब्लिक शहर में रहती थी,
वो 2011 में आकर जो है वो 8.2 से जो है वो 27% हो गई। ठीक है, यानी शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है, ग्रामीण आबादी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, ये पहला। दूसरा, भोपाल में 80.85 यूनिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए शहरी आबादी कहाँ है, तो भोपाल में 80.85 आबादी के साथ शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक शहरीकृत जिला। इंदौर उसके बाद दूसरे नंबर पे, ग्वालियर तीसरे नंबर पे, जबलपुर चौथे नंबर पे आता है। यानी अर्बन पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भोपाल डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, इंदौर नंबर 2 है, ग्वालियर नंबर 3 है और जबलपुर 4th है। ठीक है, ये एक मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो है वो टोटल जो अर्बन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सुने होंगे। तो क्या लिख रहा है कि 2003-4 में 337 इंस्टीट्यूशन थे। जैसे मान के चलिए पहले हमारे यहाँ नगर निगमों की संख्या कितनी थी, 14, अब कितनी हो गई, 16। तो वो जो दो बड़े वो यहीं बड़े। तो ये जो लिख रहा है ना कि अभी 2021-22 में इनकी संख्या 413 हो गई। ठीक है, अब 413 का जो है वो मतलब यहाँ पर अभी अपन नीचे जो है वो देखेंगे, यहाँ नीचे आ ही रहा है ये यहाँ पर चलो मैं यही दिखा देता हूँ पहले। यानी अभी हमको क्या दिख रहा है कि जैसे यहाँ इस आंकड़े को देखें तो इसमें अपने को समझ पड़ रहा है कि 2003-4 में हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो 14 थे। तो ये आंकड़ा तो हमारे काम का नहीं, हमारे लिए आंकड़ा कौन सा काम का है, ये वाला। यानी आज मध्य प्रदेश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आंकड़ा लेटेस्ट हो गया। अभी कितने शहरी क्षेत्रों में जो है वो नगरीय निकायों के चुनाव हुए, तो 413, ये इससे आप याद रख सकते हैं। 16 नगर निगम, 99 म्युनिसिपालिटी या नगर पालिका, 298 जो है वो नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसी जगहों पर स्थापित की जाती है जहां ग्रामीण आबादी शहरी आबादी में कन्वर्ट हो रही है, यानी संक्रमणीय अवस्था जिसको कहा जाता है, ट्रांजिट फेज। ना वो जगह पूरा गांव है ना वो पूरा शहर है। तो अगर हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन तीनों को जोड़ लें तो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो नगरीय निकाय, ठीक है, यानी अर्बन लोकल बॉडीज जिनको कहा जाता है, उनकी संख्या हो गई 413। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर हमारे लिए जो है वो हो सकता है ना। तो वापस यहीं जहां छोड़ा था वहीं आ जाए। अगला जो है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन उन 20 शहरों में शामिल हैं जिन्हें अमृत योजना के तहत अर्बन मोबिलिटी के लिए फंड मंजूर किया गया है ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये साफ है कि ये शहर तेजी से जो है वो अर्बन मोबिलिटी के लिए जो है वो बढ़ रहा है। अगला खुद है कि 2022 में 5G तकनीक का आरंभ करने वाले भारत के चुनिंदा शहरों में उज्जैन भी है। तो ये एक यूनिक ही क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है वो 5G जो है वो बैंड को जो है वो शुरू कर दिया गया। तो आप आंसर तक जा सकते हो कि जैसे पूछ लेगा कि मंडला पूछ लिया, उज्जैन पूछ लिया, मतलब उसके ऊपर है कि क्या क्वेश्चन जो है वो देगा। तो उज्जैन हो गया। अक्टूबर 2022 में उज्जैन में महाकाल लोक 900 मीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद आए थे, ये किया गया। रानी कमलापति जो है रेलवे स्टेशन प्राइवेट जो है वो पीपीपी मॉडल पर देश का पहला सबसे बड़ा स्टेशन है, ये भी अपने को याद ही रहेगा। भोपाल और इंदौर में 62.41 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना, ये भी याद रखिएगा। देखो अभी मेट्रो परियोजना उधर रेलवे में तो नहीं पड़ा ना, इसीलिए याद रखिएगा मेट्रो जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की नहीं होती, रेल मंत्रालय नहीं देखता। ये उस राज्य का, जिस भी राज्य में मेट्रो चल रहा है उस राज्य का जो शहरी अगर कहा जाए विकास से यानी नगरीय विकास से संबंधित जो भी मंत्रालय है, ठीक है, वो जो है वो अगर कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, नगरीय विकास मंत्रालय, वो मैनेज करता है पूरे देश में। केवल कलकत्ता वगैरह की जो मेट्रो उनको छोड़ दो, है ना, वो पुराना अंग्रेजों के जमाने की तकनीकों को छोड़ छाड़ दो, उसको छोड़ो। यहाँ पर अगर बेसिक अगर कहा जाए तो एक याद रखना है अपने को। ठीक है, और भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ई बाइक परियोजना की प्रथम चरण में फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा पब्लिक बाइक शेयरिंग के तहत 75 ई बाइक का लोकार्पण किया गया। यानी ये एक अपने लिए काम का हो गया कि मध्य प्रदेश में ई बाइक परियोजना कहाँ से शुरू हुई, भोपाल से शुरू हुई। ठीक है, मतलब देखो वन लाइन फैक्ट कितने सारे मिल रहे हैं आपको, अभी अपन इन्हीं को तो एग्जाम में यही आ रहे हैं और कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है एग्जाम में इसके अलावा। तो ई बाइक परियोजना भोपाल से शुरू हुई। तो भोपाल इंदौर में जो है वो अगर कहा जाए मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। तीसरा, आपने अभी मेरे करंट अफेयर्स वाले वीडियो में भी देखा होगा कि इंदौर नगर निगम ने खरगोन में, खरगोन यानी महेश्वर के पास 60 मेगावाट
सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करने के लिए 244 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी किए। ये ग्रीन बॉन्ड हो गया। ऐसा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम है इंदौर नगर निगम, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, गैर परिवर्तनीय ग्रीन बॉन्ड म्युनिसिपल बॉन्ड को 5.91 जो है वो गुना सब्सक्राइब किया गया, मतलब ज्यादा उसमें पैसा जो है वो मिल गया। ठीक है, मतलब हमने उम्मीद करी थी भोपाल मतलब इंदौर नगर निगम ने कि 244 करोड़ आए, लेकिन उनको मिल कितने गए, 720 करोड़ रुपए। इससे वो क्या करेंगे, वो सोलर फ्लोटिंग जो है वो मतलब पैनल लगाएंगे और उससे उन इंदौर की जो मतलब जो नगर निगम का जो विद्युत खपत है, जैसे नगर निगम जो स्ट्रीट लाइट चलाती है, ठीक है, या और भी जो वाटर सप्लाई के लिए जो भी प्लांट्स लगाती है, उनको सबको उसी से बिजली मिलेगी। इसीलिए वो ग्रीन बॉन्ड कहला रहा है। ये मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझाया है, करंट अफेयर्स का एमपी का मंथली वाला, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश के 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभरा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 16 राष्ट्रीय पुरस्कार हमको मिले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कितने टोटल हमको पुरस्कार मिले, तो 16। इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, ठीक है, गार्बेज फ्री जो है वो सिटी है। ये भी एक आपको याद रखना है, कोई पूछेगा कि भाई भारत का पहला जो है वो 7 स्टार जो है वो अगर कहा जाए कचरा मुक्त शहर कौन सा है, तो इंदौर। भोपाल को 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त हुआ, तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन इंदौर वाला जो है वो आपको आएगा। ठीक है, तो ये भी अभी आपको मालूम होगा ना कि भारत में कचरे की सहायता से बायो सीएनजी बनाने वाला अपने तरह का पहला प्लांट इंदौर में लगा। प्रधानमंत्री जी आए थे उसमें भी। तो ये भी अपने लिए हो गया कि मतलब इतने ये सब फैक्ट खुद ही अपने तैयार होते चले जा रहे है ना। तो ये भी एक लिख लिया कि 18,000 किलोग्राम का बायो सीएनजी प्लांट अपन ने इंदौर में लगाया। कचरा वाले में ये दोनों जो है वो आंकड़े लिख ली। नगरीय परिदृश्य में सब 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी इंदौर में, आबादी बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर कहा जाए है ना, इंदौर में, ये ध्यान रखें। वो जिलों का ऊपर जो आंकड़ा देखा था वो काय का देखा था, वो डिस्ट्रिक्ट वाला आंकड़ा देखा था, ये शहर वाला आंकड़ा है। तो टोटल ओवरऑल जो है वो अगर कहा जाए, इसको ऐसे समझे कि वहां 80% आबादी थी। अब मान के चलो इसको रफली एक आइडिया समझो कि कंफ्यूजन कैसे होता है। अब भोपाल की सपोज मान के चलो आबादी है 10 लाख, अब उसमें से 9 लाख लोग जो है वो शहरों में रह रहे हैं, तो 90% हो गई। इंदौर की आबादी है सपोज मान के चलो 50 लाख, उसमें से 25 लाख जो है वो शहरों में ले रहे हैं, तो भी वो 50% ही होगा, लेकिन भोपाल से ओवरऑल आबादी में आगे निकल जाएगा। ऐसा आंकड़ा है वो ऊपर और नीचे का। तो शहरी आबादी में इंदौर 24.28 लाख के साथ नंबर 1 पर है। फिर दूसरी सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जो है वो कहाँ मिलती है, भोपाल में मिलती है, तीसरी जबलपुर में, चौथी ग्वालियर में। ये अपन ने 4 शहर लिख लिए कि ये मध्य प्रदेश में 4 शहर हैं जहां शहरी जनसंख्या ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। इंदौर, फिर भोपाल, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, ये चारों अपन लिख सकते हैं। ये आंकड़ा मैंने अभी आपको बता ही दिया। 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएं, 298 नगर परिषद या नगर पंचायतें, ये है। ठीक है, तो बाकी तो हमारे काम का नहीं है, ये छोड़ दें, ये फंड हमारे कोई काम का नहीं है। नगर निगम नगर पालिका को कितना फंड किया गया ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। आबादी के आंकड़े ये भी हमारे काम के नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से जो है वो कोई क्वेश्चन हमारे लिए काम का नहीं। नगरीय विकास के लिए योजनाएं जो है वो ये भी हमारे लिए भी काम की नहीं है। ठीक है, ये मतलब कुछ काम का दिखेगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, ये भी सब हमारे काम का नहीं है। इनमें कुछ भी जो आंकड़े वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं पूछे जाते ज्यादा। ये शहरी अधोसंरचना के लिए पात्रता ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर कंपनी ये भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, भोपाल मेट्रो ये तो हम कर ही रहे हैं इसमें यहाँ पर। हाँ, ये एक बस आपके लिए काम का है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, मेट्रो परियोजनाओं को जो है वो देख रही है। और ये 50-50 के फंड पर है सेंट्रल और स्टेट में, ये भी याद रखिएगा। यानी मध्य प्रदेश जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो 50% केंद्र प्रायोजित है, 50% राज्य। तीसरा इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल नेटवर्क का पहला चरण सितंबर 2023 के अंत तक भोपाल और इंदौर में क्रमशः 7 और 17.5 किलोमीटर के लिए प्रारंभ होगा। ठीक है, ये याद रखना है ना।
बाकी तो कोई काम का नहीं है, ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। ठीक है, ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान जो है वो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। यहाँ ई नगर पालिका, ये तो हमको पता ही है, इसमें कुछ आना नहीं है। कि ई नगर पालिका मतलब जो भी आप पैसा जमा करते हो, जैसे पानी का, बिजली, नगर पालिका में, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो सब ऑनलाइन पोर्टल से कर दो। ठीक है, तो वो तो हमारे लिए काम का नहीं है अभी इतना। ठीक है, मतलब ये सब काम के नहीं है, जो काम के नहीं है उनको छोड़ दें अपन। जो काम के हैं उसमें ही हम जो है वो इसको याद रखें। स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में तो जो आना है बस वो उतना ही आ रहा है। हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन ये आपको आएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 7 शहर, अब ये आपको सातों के नाम याद रखना है ना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन का चयन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालय, ठीक है, शहरों को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार, ठीक है, जो फंडिंग वगैरह करता है, तो वो बस इतना ही याद रखना, मतलब कितने स्मार्ट सिटी के तहत कहाँ जो है वो प्रोग्राम चल रहे हैं वो याद रखना। ये बाकी ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। ये तो योजना अब पुरानी हो गई है, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जून 2022 में ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। ठीक, ये याद रखिएगा। इसमें जो है वो 10,000 से 50,000 रुपए तक बिना गारंटी के। एक्चुअली इसका उद्देश्य ये था कि भाई जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फुटपाथ वगैरह पे रेडी वगैरह की दुकानें लगाते हैं, कोविड के कारण उनका व्यवसाय वहां से चला गया था, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार को लगा, ये सब कोविड फर्स्ट फेज के दौरान, कि कैसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वो अपना व्यवसाय फिर से कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो सरकार ने ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू करी, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई। तो इसमें 10,000 से 50,000 तक का सरकार जो है वो लोन उपलब्ध कराती, बिना किसी गारंटी के, है ना। बस ये एक अपने को याद रखना है कि बिना गारंटी के लोन मिलता है, तो वो अपने को याद रखना है, बाकी और कोई काम का नहीं। इसमें इतना ही काम का था यहाँ पर। अगले पे आते हैं, अगला है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। ठीक है, अब सामाजिक आर्थिक विकास पे अपन देखें, यहाँ यहाँ जो काम के आंकड़े हैं उन पे अपन बात करेंगे। हम्म। अगला है, अब इसमें सबसे पहले तो अपने को क्या मिला कि राज्य की कुल आबादी में युवा आबादी का हिस्सा 27.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो गया कि आज मध्य प्रदेश में टोटल अगर कहा जाए जो आबादी है, उसमें युवा या यूथ जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 27.5% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। दूसरा, राज्य की कुल आबादी में 33.5% बच्चों की आबादी 0 से 14 वर्ष है, यानी टोटल जो है 0 to 14 ईयर एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ 33.5%। ये भी एक आपको जो है वो याद रखना है। ठीक, अगले के ऊपर आ जाते हैं। ये संकेतक तो छोड़ दें, यहाँ पर युवा शिक्षा आवंटन किस क्षेत्र में कितना किया, ये भी हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। कितना, ये सब आता नहीं है कि कितना क्या किस क्षेत्र में जो है वो कहाँ कितना जो है वो आवंटन हुआ, क्या हुआ, ये नहीं आएगा। आंकड़े हमको देखना है जो एग्जाम में आते हैं, हम उनको फोकस करेंगे बस। ये भी काम की नहीं। अब जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, अभी केवल हमारे काम का क्या है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में, यानी रिवाइज हो जाता है अपने को, हमको ऐसे भी याद रहता है बच्चों को, लेकिन रिवाइज हो जाता है यहाँ पर। तो लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई, 2007 में। अभी लाडली बहना योजना, अभी 5 मार्च को जो है वो अगर कहा जाए इसकी घोषणा हुई, पहले 8 मार्च को होना था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। फिर वो छुट्टी आ गई 8 मार्च को, तो सरकार ने सोचा कि मतलब होली के कारण, तो सरकार ने सोचा कि 5 को कर दो। तो 5 मार्च को जो है वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अभी उसकी घोषणा कर दी। उसमें 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, 12 महीने में 12,000, है ना। वो अभी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, तो ये तो अभी हमारे लिए काम का इतना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर। हाँ, अगला है मध्य, ये मीन्स वगैरह के लिए, मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के गठन की शुरुआत 1998 में, क्या ना। महिला स्व सहायता समूह का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रुप, है ना। तो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड बैंक के आईफेड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईफेड की सहायता से 9 जिलों में की गई थी। इसको स्व शक्ति परियोजना कहा गया। तो स्व शक्ति परियोजना का संबंध है महिला स्व सहायता समूह को मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसके लिए जो है वो शुरू की गई थी। ये बस इतना ही याद रखना है।
बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, छोड़ दें, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। क्या होता है, सरकार आंकड़े तो सब चीजों के देती है, ठीक, उसका उनका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो है वो हम क्या क्या क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी पहुंच सब तक हो। लेकिन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा हमारे काम का है, कौन सा काम का नहीं। क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें, उसके ऊपर हमको जो है वो बात करनी है ना। तो ये महिला मानव दिवस ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, ये तो संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 सबको पता है ना, ये तो मालूम ही होगा ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था, रूल उसके 2006 में बने। तो ये भी हमारे लिए काम का इतना जो है वो नहीं। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। 1 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश में भोपाल में महिला हेल्पलाइन 181 प्रारंभ की गई। देखो, एक है सीएम हेल्पलाइन, वो तो चली रही है, ठीक है। एक शिकायत यानी अब जो पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम है या मॉनिटरिंग सिस्टम है या रेड्रेसल सिस्टम जिसको कहा जाता है, उस दिशा में एक बड़ा अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री जो है वो हेल्पलाइन यानी 181, यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन जो है जिसको कहा जाता है, उसी में आपको क्या लिखा मिल रहा है कि 1 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश में भोपाल में महिला हेल्पलाइन 181 शुरू की गई थी। ठीक है, ये 181 बस याद रखिएगा, बाकी और कुछ काम का नहीं है। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो पूछा जा सकता है। अभी आपको दिख रहा होगा कि महिलाओं की स्थिति प्रगति राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के निष्कर्ष, मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात जब 2015-16 के आंकड़ों में 927 था, यानी प्रति 1000 पुरुष के ऊपर 927 जो है वो महिलाएं थी। 2019 से 21 के जो आंकड़े आए उसमें ये बढ़कर हो गया 956। तो ये आंकड़ा कॉपी में लिख लेना कि जन्म के समय जो लिंग अनुपात है वर्तमान में यानी 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार कितना है, तो 956 हो गया है, जो अच्छा है। यानी जो जेंडर इक्वलिटी के लिए और अगर कहा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सरकार योजना चला रही उसकी प्रगति भी दिखा रहा है। जितनी भी आपको मालूम है ना कि भाई जेंडर बस्टिंग भी हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जो है वो कन्यादान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री बहना अभी जो है वो योजना जो शुरू करी हमने, ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं इस लिंगानुपात को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। अगला यहाँ पर ये आंकड़ा भी हमारे लिए जो है वो काम का है, जो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। इस आंकड़े में अपने को दिख रहा है कि साक्षर महिलाओं का अनुपात, है ना। अब साक्षर महिलाओं का अनुपात आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि लगातार महिला साक्षरता जो है वो बढ़ रही है ना। जो है वो 65.4% महिला साक्षरता मतलब अनुपात है। तो ये तो खैर आएगा नहीं, इसको तो छोड़ भी दें तो चल जाएगा। बाल बजट अपने को मालूम है पिछली साल पहली बार, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो चाइल्ड बजट जो है वो पेश किया गया था पहली बार जो है वो। और चाइल्ड बजट में 0 से 14 वर्ष के बच्चों की आबादी इसमें साफ लिखी है, मध्य प्रदेश में 33.5%। ये भी एक आंकड़ा जो ऊपर भी देखा है यहाँ पर, और उसमें नीचे लिखा है कि 2022-23 में मध्य प्रदेश ने बाल बजट को बजट में अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी हम पहले ऐसे स्टेट हैं जिसने अलग से बजट के अंदर चाइल्ड बजट नाम से जो है वो प्रोविजन जो है वो किया। तो ये तो हमको पता है, इसमें कुछ चाइल्ड बजट में ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो छोड़ दें अपन। या अगला जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, पोषण संकेत जो है ये मतलब इसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक चीज है। आज मध्य प्रदेश के अंदर ये आपको याद होगा, देखो जो कुपोषण होता है जिसको अपन आम भाषा में जो है वो माल न्यूट्रिशन के नाम से जो है वो जानते हैं। माल न्यूट्रिशन को अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, यानी विश्व स्वास्थ्य जो है वो अगर कहा जाए संगठन के हिसाब से देखें, तो उसमें आइडियल केसेस में 3 तरह के माल न्यूट्रिशन होते हैं ना। एक होता है वेस्टिंग, एक होता है स्टेंटिंग, एक होता है अंडरवेट। तो यहां भी उन्होंने वेस्टिंग, स्टेंटिंग और अंडरवेट को ही जो है वो लिया। तो आपको दिख रहा है कम वजन वाले बच्चे, आयु के मान में जो कम वजन है, यह 42.8, ये आंकड़े लिख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए।
ठीक है, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अगर ये सीधे पूछ लिया जाए कि आयु में के मान से कम वजन वाले बच्चों की संख्या जो है वो मतलब कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, तो वर्तमान स्थिति में 42.8, यानी ये एक क्वेश्चनेबल बात है, प्रश्न चिन्ह है हमारे लिए कि हमारे यहाँ मतलब फूड न्यूट्रिशन से संबंधित इश्यूज हैं, उसके ऊपर हम जो है अब हमको जो है वो काम करना पड़ेगा। तो कभी ये एक आप कभी और इसको आप अपने स्तर पर भी जो है वो मतलब स्टडी कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का बकायदा जो है वो इसमें रिपोर्ट होता है, उसको अपन जैसे स्टंटिंग बोलते हैं, तो जैसे स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज। ठीक है, यानी जो एज है उसके अनुरूप जो है वो अगर कहा जाए उसकी ऊंचाई नहीं, इसको बोलते हैं स्टंटिंग यहाँ पर। ठीक है, और अगर कहा जाए लो वेट फॉर हाइट, ठीक है, यानी आयु मान के हिसाब से उसका जो है वो वजन कम है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, और ऊंचाई के मान से वजन मतलब अंडरवेट वगैरह जो है वो आपको याद रखना है। तो वजन कम वजन वाले बच्चे, आयु मान से कम वजन जो है वो अगर कहा जाए 42.8, ठिगनेपन से प्रभावित बच्चे जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर 42, और दुबलेपन से प्रभावित बच्चे जो है वो अगर कहा जाए 25 जो है वो अगर कहा जाए 0.8। इतना आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। यानी मैं इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से समझा देता हूं, कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आएगा तो क्या आएगा। पहला है कम वजन वाले बच्चे, यानी जो आयु मान से कम वजन है, इसको क्या बोलेंगे, लो वेट फॉर एज। आपका जो वेट है वो आपकी एज के अनुरूप कम है, जैसे मान के चलो 10 साल का बच्चा है, उन्होंने कहा साहब इसका वजन 30 किलो होना चाहिए, अब वजन है 20 किलो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये सॉरी अंडर न्यूट्रिशन निकल गया, अंडर वेट बोलते हैं, है ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं अंडर वेट, ये अंडर वेट कहलाता है। तो कोई पूछेगा कितने हैं, यहां पर अगर कहा जाए ये बच्चों की संख्या है 42.8, बहुत बड़ा जो है वो अगर कहा जाए आंकड़ा जो है वो उसको माना जाता है। अगला जो है वो ठिगनापन, क्या आयु मान से कम ऊंचाई। ठीक है, जितनी भी जो उसकी एज है, ठीक है, वो उससे उसकी जो है वो अगर कहा जाए कि हाइट जो है वो कम है, इसको बोलते हैं स्टंटिंग, है ना। ये ध्यान रखिए, इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्टंटिंग। स्टंटिंग को बोलते हैं लो हाइट फॉर एज, या मैं लिख भी दे रहा हूं ना इंग्लिश में, याद रखिएगा, लो हाइट फॉर एज, यानी जो एज है, ठीक है, आयु, उससे उसकी ऊंचाई क्या है, कम है, इसकी संख्या भी बहुत है, स्टंटिंग, यानी ये भी एक बड़ी जो है वो अगर कहा जाए समस्या हमारे पास जो है वो है, इसको अगर कहा जाए। ठीक है, और अगला जो है वो ऊंचाई मान से कम वजन, यानी जो हाइट है उसके अनुरूप उसका जो है वो वजन नहीं, जैसे मान के चलिए 4 फीट है तो वजन होना चाहिए 30 किलो, नहीं है, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग। ये याद ही कर लेना, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे, वेस्टिंग बोलते हैं। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, लो वेट सॉरी फॉर हाइट। तो ऊंचाई के मान से कम वजन, लो वेट फॉर हाइट, वेस्टिंग के इशू ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा कौन से हैं, अंडरवेट। तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये अकॉर्डिंग टू WHO, ये पैरामीटर्स WHO जो है वो अगर कहा जाए तय करता है। कोई कोई पूछे कि कैसे तय करता है, तो ये एक याद रखना है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला लिख लिया, आंकड़े भी आपको याद रखना है, मेंस वेंस में लिखने में जो है वो काम आ सकते हैं। फिर इनके लिए क्या सरकार चला रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन, ये हमारे अभी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसको तो अपन छोड़ दें। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, ये भी छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये मतलब ये योजना में बस इतना याद रखो कि कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता उनसे बिछड़ गए, ठीक है, उनके लिए सरकार ने ये योजना शुरू करी है, और योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न सहायता, शिक्षा सहायता बाल हितग्राहियों को जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। टेक होम राशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब टेक होम राशन का मतलब है कि अब राशन हम अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो घर ले जा सकते हैं का मतलब इसमें क्या होता है कि पैसा भी दे देती है सरकार, दो तरह की स्कीम चलती हैं। तो चयनित जिलों में गर्भवती, यानी जो अगर कहा जाए कि लैक्टिक मदर्स होती हैं यहाँ पर, स्तन सॉरी गर्भवती यानी जो प्रेग्नेंट होती हैं, स्तनपान कराने वाली यानी जो लैक्टिक मदर है, और
कराने वाली माताओं को, और 0 से 3 साल के बच्चों के लिए मतलब टेक होम राशन जो है वो शुरू किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ दो आप, आएगा नहीं इसमें से। रोजगार श्रम ये भी छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है, कोई काम का यहाँ नहीं है ऐसा, ये आंकड़े हमारे काम के नहीं। बंधक ये भी काम का नहीं है। सामाजिक न्याय, दिव्यांग, ये आप एमपीपीएससी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो लिख के रखो। कोई पूछेगा सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशाक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ऐसे इनकी लिस्ट बना लो और यही की यही जो है वो टीप के आ जाओ। मतलब ये याद रखना, उसमें कोई और मेहनत की जरूरत नहीं है। तो ये इसको तो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, अब जो है वो यहाँ पर एक बस आंकड़ा हमारे काम का है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक के लिए। आपको मालूम है कि 17 गोलों के ऊपर काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन। तो इन गोल के ऊपर नीति आयोग भी क्या करता है, एक रिपोर्टिंग करता रहता है। तो जैसे लिखा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग का, ये तो पहला तो प्रश्न यही हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें हमको दिख रहा है कि ओवरऑल स्कोर में हमारी रैंकिंग लगातार क्या हो रही है, सुधर रही है। 18-19 में जहां हम 52 रैंकिंग मतलब 52% हमको स्कोर मिला था, वो 58 हो गया और 62 हो गया। तो ये एक आपके लिए एक मतलब वन लाइन फैक्ट का आंकड़ा हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में ओवरऑल रैंकिंग में मध्य प्रदेश को कितना स्कोर मिला, तो 62 स्कोर मिला। और ये कौन इशू करता है, तो ये जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन इसमें बस इतना ही याद रखें, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अगले के ऊपर आते हैं, यानी ये उसके पैरामीटर्स हैं। तो ये वाला तो आंकड़ा बदलता रहेगा, तो ये याद मत करो। मतलब इसमें ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो आपको ओवरऑल जो चीजें मिली हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। तो 8 लक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, एक फायदा आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको एक यूनिक क्वेश्चन मिल रहा है, ध्यान से देखो। कोई पूछे लैंगिक समानता एसडीजी का जो गोल है, यानी देखो अभी एक तो क्वेश्चन आपको अभी एक यूपीपीएससी में भी जो क्वेश्चन आया था, ये मतलब हर जगह ये क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा ही आएगा। धीरे धीरे ही करके आप एसडीजी के जो है वो 17 गोल याद कर लो, धीरे धीरे ही करके कर लो। अब अभी हमको लगता है कि क्या हम सबसे पहले 17 करें कि और पहले इंपॉर्टेंट करें, तो चूंकि जैसे मध्य प्रदेश में ये 8 गोल को वो सबसे पहले टारगेट कर, तो आप इन 8 गोल को सबसे पहले, जैसे अगर कहा जाए 5 नंबर पे क्या लिखा है, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी 5 नंबर का गोल है। या सपोज मान के चलिए जो है वो 16 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, शांति न्याय और सशक्त संस्था, तो पीस यानी जस्टिस जो है वो अगर कहा जाए, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो आपने 60 नंबर के लिए याद कर लिया। ये 13 नंबर तो आएगा ही आएगा, क्लाइमेट एक्शन जलवायु कार्यवाही जो है वो 13 नंबर आएगा ही आएगा। 13, 14, 15 तो आप याद ही कर लेना, मैं अभी बता दे रहा हूँ। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड ये 15 नंबर पे है, लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर पे आता है, और क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे आता है। तो चलो पूरे ना याद करो, ठीक है, जैसे भूख की समाप्ति यानी जीरो हंगर, ये पहले याद कर लो। रही बात के इनमें हम कहां पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई जैसे पूछे कि यहाँ पर 2020-21 में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म किस में, तो 7 नंबर का जो गोल है, गोल नंबर 7 यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसमें हमारी अच्छी स्थिति है। देख रहे हैं ना, स्वच्छता और किफायती ऊर्जा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें 86 स्कोर है। टिकाऊ शहर समुदाय 11 नंबर का, ये इसमें भी हमारी जो है वो अगर कहा जाए स्थिति यानी सस्टेनेबल सिटी जो है वो उसमें हमारी स्थिति अच्छी। तो कम से कम आप 17 तो याद करो, ये 8 तो याद ही कर लो, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर अगर कहा जाए 17 गोलों में से। तो ये वाला एक आपको याद रखना। इन्हीं की इनने क्या करी जो है वो लिस्ट को यहाँ पे बताया है कि भाई हमने ये जो 17 गोल हैं इनको बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हर एक गोल से संबंधित कुछ ना कुछ इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि क्या हमने जो है वो इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू किया है ना। तो जैसे ये तो अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बट आप धीरे धीरे, आपसे उम्मीद है और अनुरोध है कि सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो याद कर लें।
ठीक है, अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है स्वास्थ्य। अब हेल्थ में क्या याद करना है, तो देखें हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में हम सीधे आंकड़ों के सबसे ऊपर जो है वो अगर कहा जाए बात करें, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, रिप्रोडक्टिव, मेंटल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ। ये वर्ड का RMNCHA+ वर्ड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब आपको याद रखना है, रिप्रोडक्टिव, मेंटल, ठीक है, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जो है वो हेल्थ, ये याद रखना है। ठीक है। अब बजट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको कम से कम रफली दिख रहा है कि लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए हम सबसे ज्यादा बजट खर्च करते हैं। ठीक है। फिर जो है वो हेल्थ एजुकेशन के लिए उसके बाद, और जो आयुष है उसके लिए उसके बाद, यानी हमारे पास जो बजट टोटल जो है वो अगर कहा जाए, हम जो बजट पे पैसा खर्च कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा पब्लिक हेल्थ और फैमिली जो है वो वेलफेयर के ऊपर ही हम जो है वो बजट को खर्च कर रहे हैं। और सबसे कम उसी क्रम में अगर कहा जाए, कोई पूछेगा तो आयुष के ऊपर कर रहे हैं, तो वो याद रखना, आयुष मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आंकड़े कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। 10,111 तो हो गए उप स्वास्थ्य केंद्र, 1,415 हो गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 353 हो गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 135 सिविल हॉस्पिटल और 52 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये आंकड़ा कॉपी के अंदर लिखना है। कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी सपोज मेंस में एक क्वेश्चन आ जाए आपको MPPSC के, कि मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर समझाइए, तो आप मध्य प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख सकते हो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 135 जो है वो सिविल हॉस्पिटल, 350 जो है वो 3 जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक अगर कहा जाए यहाँ पर 1,415 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और अगर कहा जाए 10,111 जो है वो सब जो है अगर कहा जाए हेल्थ सेंटर जो है वो हमारे यहाँ है। ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर कहा जाए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 7, यानी एक तो ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित है, ये अपने को एक क्वेश्चन मिल गया है। उसमें दिख रहा है कि 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय यानी विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा में MBBS और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वो हमारे काम करें। लेकिन आप देखो कि हेल्थ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है किसी एग्जाम में, दो तरह के आएंगे, कि पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो 1,415 जो है वो लिख लिया। दूसरा जो मैंने मेंस में बताया, तो मेंस में ये सीधे लिख सकते हो कि हाल फिलहाल में अभी हम नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित कर रहे हैं इतने। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता। ठीक है। इसमें चरण है अलग अलग। ठीक है। तो द्वितीय चरण में सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत, ठीक है, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, गुना, महेश्वर, मंडला, मंदसौर, ये बहुत सारे हैं, इतने तो याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी 3 चरणों में हमारे यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय, या अगर कहा जाए जो क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे, इतना अपने को याद रखना। ठीक है। अगला मोस्ट IMP हो गया, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में अपने आप में मध्य प्रदेश की खुद की यूनिवर्सिटी भी है, ये ध्यान रखिएगा। जो MP मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगर कोई सपोज मान के चलिए आपसे पूछ ले, यानी ये एक क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आंसर मैं आपको ये बता दूं कि ये जबलपुर में है। 2011 में बकायदा एक एक्ट के द्वारा इसको जो है वो बनाया गया है। ये यूनिक क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2011 के तहत 2011 में मध्य प्रदेश ने जबलपुर में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, ये हमारी खुद की मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर हमारे लिए। ठीक है। क्या क्या काम करेगी वो तो अभी हमारे लिए काम करनी है। अगला दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट जो है वो अगर कहा जाए मेडिकल कॉलेज जो है वो है 13, ये यहाँ पर अगर, साथ ही निजी क्षेत्र के 5 जो है वो चिकित्सा महाविद्यालय, एक शासकीय जो है वो डेंटल कॉलेज इंदौर, निजी क्षेत्र के 8 डेंटल कॉलेज जो है वो अगर कहा जाए, और 35 नर्सिंग कॉलेज। ये आंकड़े अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC प्री के साथ आप मेंस को तो फोकस कर ही रहे होंगे, आपके लिए अमृत आंकड़े हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अमृत आंकड़े जो है वो अगर कहा जाए, है ना।
तो ये वाला जो है वो मतलब क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। कोई मतलब अगर आ जाए तो आप मतलब लगा सकते हो। मैं ये है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा तो आप कर सकते हो। अगला है केंद्र सरकार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। यानी सिंपल सी जो है वो अगर कहा जाए मतलब कि भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो 1994 में जो है वो शुरू हुई। कोई पूछेगा कि भारत के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब से शुरू हो रहा है, तो ये 1994 से जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियमों के तहत ये हमारे लिए काम का नहीं। अब लीवर के लिए 9 संस्था, किडनी के लिए 21, ये लिखना हो तो लिख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं लगता कि जो है वो आपको आएगा यहाँ पर अगर कहा जाए। पर ये क्वेश्चन इसमें से जो है वो कोई ना कोई जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि पूछा जा सकता है। तो चर्म, अस्थि, यानी हम क्या क्या चीजें, एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले ऑर्गन जो डोनेशन के लिए अगर कोशिश करेगा तो क्या क्या दे सकता है। उसकी स्किन यूज हो सकती है, उसकी बॉन यूज हो सकती है, उसकी आई यूज हो सकती है, हार्ट, किडनी उसके जो है वो यूज हो सकते हैं। ये याद रखिए। इसमें मैं आपको एक यूनिक क्वेश्चन देता हूँ जो इससे तो संबंधित नहीं, लेकिन याद रखिए एग्जैक्टली क्या था कि भारत में 1994 से पहले तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई प्रक्रिया नहीं थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने या अंग प्रत्यारोपण के लिए विदेश ही जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं था कि किसी एक व्यक्ति का ऑर्गन कोई दूसरा ले, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता था। सीधी सी बात है कि गरीबी बहुत थी, तो लोग अंग भी, जैसे एक किडनी दे दी। तो एक फिल्म देखी थी मैंने अनिल कपूर की, साहिब, ठीक है, कभी आप देखिएगा, मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको। उसमें वो अपनी अपनी बहन की शादी के लिए अपनी किडनी बेच देता है। बहुत पुरानी 70s 80s की मूवी होगी वो। तो हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोई रूल ही नहीं था। 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, उसका नाम था ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, जो ऊपर लिखा हुआ है मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। इसी का टेक्निकली ये एक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। और इस एक्ट के पास होने के बाद भारत में लीगली तरीके से, यानी कानूनी रूप से ऑर्गन को जो है वो जो है वो अगर कहा जाए ट्रांसप्लांटेशन की जो है वो शुरुआत हुई। और इस तरह से जो है वो भारत के अंदर अंग जो है वो मतलब प्रत्यारोपित जो है वो किए जो है वो जाने लगे, है ना। तो इतना आप याद रखिए। ये मतलब मैंने आपको क्या बोलते हैं कि एक अलग से क्वेश्चन जो है वो दे दिए। कोई पूछेगा तो ये क्वेश्चन आप जो है वो याद रख सकते हो। ये एक अलग से जो है वो क्वेश्चन है। और इसमें एक अच्छी सी स्टोरी है, वो भी आप याद रखिएगा। हाँ, डॉक्टर जो है वो पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने भारत के लिए पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। और वो इसी एक्ट के पास होने के बाद हुई थी। तो कोई पूछेगा कि भारत में पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर पी, मुझे उनका कुछ पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा, उनको एग्जैक्टली पी वेणुगोपाल ही बोलते हैं, तो पी वेणुगोपाल ने की थी। ओवरऑल ये तो एक अलग से मैंने बता दिया। ये कुछ चीजें मैंने क्यों बताई, यार हम पढ़ाई कर रहे हैं तो चीजों को हम क्या कर रहे हैं ना, बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह पढ़ते हैं। इतना पढ़ लिया, इसके अलावा आसपास तो सोचना नहीं चाहते, अरे क्यों लिख रहा है वो ये वर्ड, तो थोड़ा उसका दिमाग तो लगाओ कि कब से शुरू हुआ होगा। उसके क्या है। ये आपका हेल्थ का एक क्वेश्चन ही तैयार हो गया। मेन से आप लिख रहे हो, हेल्थ का पूरा टॉपिक तैयार हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। आयुष्मान भारत, ठीक है, आरोग्यम केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये हमको याद जो है वो रखने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन जो है वो उसमें बनेगा नहीं। यहाँ पर अगर कहा जाए कितने जो है वो टीवी रोगी मुक्त, ये सब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, हेल्थ, ये यहाँ पर अगर कहा जाए आयुष्मान भारत के तहत जो है वो आभा, इसको आभा बोलते हैं ना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको कहा जाता है, ABHA, इसमें नंबर 1 पर रहते हैं हम। देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस योजना के अंतर्गत जो है वो अगर कहा जाए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो बनाएगा। तो ये, इसको हम बोलते हैं आभा अकाउंट बनाएगा। अब देखो ऐसे जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं।
अभी जो है वो लास्ट ईयर ही मतलब एमपीपीएससी मेंस जिसने दिया हो, आप में से किसी को मेंस वाला बच्चा, उसको याद होगा कि उसने पूछा था आयुष्मान भारत मिशन की पेरेंट एजेंसी क्या है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यही मतलब जैसे पिछली बार पूछ लिया कि जैसे आयुष्मान भारत किसके अंतर्गत आता है, तो वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत। इस बार आपसे पूछ लिया आभा कार्ड, ठीक है, आपको आभा ही कार्ड लिख देगा ना, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड आभा के नाम से उसको जानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, है ना। तो सार्वजनिक निजी सहभागिता छोड़ दें, ये हमारे लिए काम का नहीं है। संजीवनी ये भी हमारे काम का नहीं है। ओपीडी ये हमारे काम का नहीं है। टेली कलेक्शन ये भी हमारे काम का नहीं है। टेली मेडिसिन सेवा ये भी अभी हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, वेटलीज ये सब कोई काम के नहीं है, ये सब आपको पता है। माता शिशु जो है वो ये भी हमें पता है। यहाँ पर हाँ, अब आपको क्या मिल गया नया आंकड़ा कि हमारे यहाँ 2018 से 20 के दौरान मातृत्व मृत्यु अनुपात, है ना, मदर मोर्टेलिटी, एमएमआर बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एमएमआर। ठीक है, मातृत्व जो है वो या मातृ मृत्यु अनुपात, ठीक है, रेशो जो है वो, जितने आंकड़े हम पढ़ते हैं वो सब 1,000 पे निकलते हैं। ठीक है, ये जो आंकड़ा है वो 1,00,000 पे निकलता है। यानी कोई गर्भवती महिला या बच्चे को जन्म देने के दौरान या जन्म के बाद, ठीक है, तुरंत बाद, अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको, उसका आंकड़ा होता है एमएमआर। यानी आज हम बात करें, ऐसे समझें कि मातृत्व मृत्यु अनुपात मध्य प्रदेश में कितना है, 173। इससे सिद्ध है, इसके दो कारण होते हैं। एक तो स्वास्थ्य, अगर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, वो एनीमिक है, तो ब्लीडिंग वगैरह के कारण जो है वो मृत्यु होने की संभावना रहती है। दूसरा, सुरक्षित प्रसव ना हो। दोनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयास तो कर रही है ना, जननी सुरक्षा योजना चला रही है सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनवाड़ी के थ्रू जो योजना है वो चल रही है। तो ये याद रखिएगा कि मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो, या दर, रेशो भी, अनुपात की जगह आप रेशो याद रखें, वो रेशो जो है एमएमआर रेशो, वो अभी मध्य प्रदेश में 173 है। तो ये आंकड़ा अपने लिए हो गया 173। उसको हम कम कर सकते हैं, सुरक्षित प्रसव को बढ़ा के कम कर सकते हैं, लैब से टेस्ट से कम कर सकते हैं, और भी हेल्थ स्कीम से इसको जो है वो कम कर सकते हैं। आपको दिख रहा है, गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को सुदृढ़ करना, भारत सरकार के द्वारा निर्मित अनमोल ऐप। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए अनमोल ऐप, यानी गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए कौन सी ऐप है, तो अनमोल ऐप है, ये अपने लिए हो गया। सबसे ज्यादा महिलाओं में जो मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर जो भी हमें देखिए, उसके पीछे का कारण है एनीमिया। ठीक है, उनको मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, तो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड स्कीम तो सरकार चलाती है, तो इसमें हमारे लिए कोई काम का है नहीं, छोड़ दें हम। प्रशिक्षण, क्वालिटी इंश्योरेंस एश्योरेंस ये भी हम छोड़ दें। मातृत्व सहायता योजना ये भी हम छोड़ दें। ठीक है, ये हम छोड़ दें। संस्थागत जन, इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत प्रसव, मतलब सुरक्षित प्रसव जो है वो कितना हो रहा है, तो लगातार बढ़ रहा है, 91 आपको दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है, मतलब भारत की तुलना में संस्थागत जो प्रसव है या जन्म है वो अच्छा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है का जो रिपोर्ट है, यानी हर 100 में से 91 बच्चों का जन्म किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में या संस्था में हो रहा है, या किसी हॉस्पिटल में हो रहा है, सरल भाषा में हम कहें तो। अगले पे जो दिख रहा है परिवार कल्याण। अब परिवार कल्याण में आंकड़े नहीं लिखना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन से फैमिली प्लानिंग के लिए कौन से साधन है हमारे पास। तो अभी आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ ले कि फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो नसबंदी ऑपरेशन। ठीक है, मतलब आप केवल क्या करेंगे, इनको, इन आंकड़ों को लिख लेंगे, कि आंकड़े मत लिखो, सॉरी, ये नाम लिख लेंगे कि हाँ ये नसबंदी जो है वो, इसको जो है वो अगर कहा जाए, यहां पर अगर कहा जाए तो नसबंदी हो गया। आईयूसीडी हो गया। आईयूसीडी को सबसे सिंपल वे में हम लोग कॉपर टी बोलते हैं। इस तरह की एक कॉपर की बनी हुई टी होती है और वेजिना से उसको इंसर्ट कर दिया जाता है अंदर, तो उसको कॉपर टी को आईयूसीडी जो है वो अगर कहा जाए। ठीक है, या गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ रहे हैं, साप्ताहिक जो ओरल पिल्स हैं जैसे छाया, ये अगर कहा जाए माला। ठीक है, यानी कोई पूछे माला एंड छाया पिल्स का उपयोग काय में किया जाता है, तो हम इसको जो है वो आंसर तक कर सकते हैं, ये इसके लिए हो गया। तो इतने नसबंदी, आईयूसीडी, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए गर्भ निरोधक इंजेक्शन, ओरल पिल्स में माला एन, ओरल पिल्स में छाया,
ये सब जो है वो अगर कहा जाए आपको याद रखना है, ये याद रखना, मतलब कभी कोई आ जाए तो प्रश्न आप लिख सकते हो। अगले पर दिख रहा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मतलब होता है इन्फेंट, 0 से 1 साल का जो बच्चा होता है ना उसको अपन शिशु बोलते हैं, ये ध्यान रखिए ना, 0 से 1 साल का जो बच्चा होगा शिशु बोलेंगे। तो वो क्या बोल रहा है कि शिशु मृत्यु दर, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 के प्रतिवेदन में, ये जो 2021-22 में बढ़कर जो है वो प्रति हजार 41.3 हो गया। तो ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो 41.3, यानी प्रति 1,000 पर 41.3, यानी मोटा मोटा माने तो 41 बच्चों की जो है वो शिशुओं की मृत्यु हो रही। तो हमने लगातार इसको कम किया, 70 से यहां तक लाए, तो ठीक है। यहाँ तो ये एक आंकड़ा जो है वो अपने लिए हो सकता है। बाकी जो है वो ये यूनिट्स वगैरह हमारे कोई काम की नहीं है। एनबीसीसी का फुल फॉर्म बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर जो है वो अगर कहा जाए सेंटर। बाकी जो न्यू जो है वो हमारे लिए नियोनेटल हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ये भी हमारे लिए अभी काम की नहीं है। इंद्रधनुष 4, अभी आपको मालूम होगा कि टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, तो सबसे शुरुआत में सरकार ने 7 ही बीमारियों को इसमें फोकस किया था मेन। फिर अलग अलग राज्यों में कुछ और जो बीमारियां, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश चले आओ तो गोरखपुर जो है के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां आपको क्या नाम है उसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कौन सा एक बीमारी है वो मेरे दिमाग में है, अभी बताऊंगा। अभी कुछ अच्छा से ही नाम है उसका, मतलब मच्छरों से, मॉस्किटो से ही होती है वो, उसका वैक्सीन वहां ज्यादा लगाया जाता है। अभी बताऊंगा, अभी एकदम दिमाग में ही है लेकिन आ नहीं रहा यहाँ। तो इंद्रधनुष 4, मिशन इंद्रधनुष 4, 10 जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, को जो है वो शुरू किया गया। तो ये आंकड़ा तो याद नहीं रखना, लेकिन अभी भारत में मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण चल रहा है, तो 4th चरण चल रहा है, वो याद रखना है। ठीक है, ये हमारे लिए कोई काम के नहीं है, ये हमारे कोई काम के नहीं है, छोड़ दें अगर हम बात करें, ये सब हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये स्वास्थ्य से संबंधित इतने ही काम के थे, ये ऊपर अपन देख चुके हैं। दस्तक अभियान, ठीक है, तो ये भी अभी हमारे लिए काम का नहीं है, घर घर जाके जो है वो मॉनिटरिंग करना। एनीमिया, ये भी अभी हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। जो बहुत काम का टॉपिक है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कीमोथेरेपी और ये सब सेंटर आएंगे नहीं आपको। ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइवल कैंसर, ये अपन बस एक याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कैंसर के केस आपको दिख रहे हैं वो ओरल कैंसर है ना, मुख के कैंसर। तो मालूम ही है कि ओरल कैंसर क्यों होगा, तो तंबाकू खाने से। कोई भी पिक्चर हॉल में जाते हो, वो 2 चूड़ी वाला ऐड आता है, वो एक महिला का ऐड आता है जिसमें वो बताती है कि मेरे मुंह का एक हिस्सा काट कर फेंकना पड़ा कैंसर के कारण, तंबाकू के कारण। तो ये आपको याद रखना है, ओरल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में जो स्तनों में होने वाला कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये कैंसर, जैसे अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना खुद भी तैयार करो साथ में, जैसे कैंसर लिखा तो सामने लिख लो कि इसकी स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। जैसे ओरल कैंसर है तो सामने लिख लिया कि भैया तंबाकू के कारण होता है। ठीक है, सरकार कोटपा नाम का एक एक्ट भी बनाए हुए 2003 में। ब्रेस्ट कैंसर है तो मेमोग्राफी नाम की एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ब्रेस्ट को प्रेस करके उसकी सेल्स की स्टडी करके देखते हैं कि भैया उसमें कैंसर सेल डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, या हैं तो नहीं। सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी का कैंसर, ऐसे रफली लिख सकते हैं, ये मतलब ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। अब जैसे अगर कहा जाए हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक कार्यक्रम, अब आप सोचो जैसे ये सिंपल सी मतलब क्या बोल सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, 2 तरह के रोग जो है वो मतलब हमारे देश के अंदर होते हैं। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस अगर आदि से जो है वो हो जाए तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। और नॉन कम्युनिकेबल जो है वो अगर कहा जाए डिजीज जो हमारी लाइफ स्टाइल के कारण होता है। तो आपको वहां दिख रहा है हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक कार्यक्रम के तहत 52 जिलों में नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए। यानी ये एक आपको याद रखना है कि उनके लिए ये जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। अब आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी जो स्टूडेंट हो जिसने, या चलो आपने से कोई ने ना देखा हो, लेकिन अगर पिछली साल का अगर आप एमपीपीएससी का मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें एक
इस स्कीम का नाम लिखा हुआ था, यानी प्रोग्राम का NPCDCS यहाँ पर। उसका पूरा मतलब ही होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो डायबिटीज, ठीक है, सॉरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, ये जो लिखा है ना, इसके लिए ये प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रोग्राम, अभी पिछले साल ही आया मेंस में। तो कुछ चीजें तो यहीं आसपास होती हैं, अगर ढूंढने की कोशिश करें तो जीत जाएंगे, नहीं ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत रहेगी। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, सबको मालूम है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं ठीक हो पाता, मिसकैरेज जो है वो हो सकता है, बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो सकता है। ऐसी समस्या हमारे राज्य के अंदर 14 जिलों में दिख रही है। ये जो बता रहा जा रहा है 14 जिले, और ये सीधी सी बात है, ज्यादातर ट्राइबल बहुल जिले ही होंगे। तो आयोडीन के लिए एक तो सरकार फोर्टिफाइड नमक यूज करती है, यानी नमक में ही आयोडीन मिला के देती है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए आयोडीन युक्त नमक, कभी आप देखेंगे जो नमक का पैकेट होता है उस पर एक सूरज का निशान बना रहता है, उसको आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि यार 14 ऐसे जिले हैं जहां आपको आयोडीन युक्त नमक के ऊपर काम करना है, ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, फ्लोरोसिस, अब पानी में फ्लोरीन की मात्रा, अभी इस बार भी मैं MP का बजट सत्र के दूसरे दिन जब विधानसभा की कार्रवाई को सुनने गया था, तो वहां पर एक जो सदस्य थे, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, वो ट्राइबल बेल्ट में ये फ्लोरोसिस की ही बात कर रहे थे। हड्डियां खराब हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं इसमें, अगर फ्लोरीन की मात्रा पानी में जो है वो बढ़ जाए तो हड्डी और दांत के लिए नुकसानदायक है। लाल पानी रहता है फ्लोराइड वाटर, कोई पूछेगा कैसा होता है लाल, तो जिन नलों से, हैंडपंप से लाल पानी निकलता है ना, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका देते हैं लाल कलर का, ठीक है, कि ये पीने के लिए पानी नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम के लिए 15 जिले चिन्हित किए गए। ये आंकड़े हैं जो काम आएंगे। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण के लिए 14 जिले, फ्लोरोसिस नियंत्रण रोकथाम के लिए 15 जिले, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो, लेप्रेसी जिसको कहा जाता है, तो लेप्रेसी वाला तो आप याद मत रखिए, कोई ज्यादा आपको नहीं आएगा। वायरल हेपेटाइटिस भी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें बस अपने को क्या मिला, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस अब वायरस से होने वाली बीमारी है। सबसे खराब हेपेटाइटिस होता है B, एक बार हो जाए ना आदमी को तो बस मरने के बाद ही निकलता है उसके शरीर से बाहर। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ड्रग एडिक्ट, ध्यान समझिएगा, गोदना, डायलिसिस, थैलासीमिया वाले जो है वो, इन लोगों में अब सीधी सी बात है, जो ड्रग एडिक्ट होगा वो क्या करेगा, एक ही जो सीरीज है उससे कई बार जो है वो, कई लोग जो है वो ड्रग्स जो है वो ले लेते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है वो और गोदने वाले की, गोदना जो आपने देखा होगा ना, टेटू बनवाना, उन सब से आप जो है वो अगर कहा जाए ये बीमारी हो सकती है। PLHIV का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग विथ HIV एड्स, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखे देखें, आज एक नई चीज और सीखे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी लिखा दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको अलग से जो है वो लिख के रख लेना है, फुल फॉर्म ढूंढ, इंटरनेट के जमाने में यार क्या उम्मीद करते। तो यहाँ पर जैसे अगर कहा जाए कि PLHIV जो है वो अगर कहा जाए, लिख लिया, तो PLHIV का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आ गया इसका नंबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, लिविंग विथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत, लिविंग विथ, ठीक है, HIV एड्स, ठीक है, ये लिख के रख ले। तो जिनको HIV एड्स है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, गोदना वाले हैं, डायलिसिस, थैलेसीमिया, यहाँ पर इनका, इनमें ये समस्याएं ज्यादा होंगी, क्योंकि अब बेचारे डायलिसिस वाले को जो है डायलिसिस करना है तो उससे ये वायरस आ सकता है। थैलेसीमिया वाले को हमेशा खून की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उस बेचारे की ब्लीडिंग डिजीज क्या करें, थक्का जो है वो अगर कहा जाए कि जम ही नहीं पा रहा खून का थक्का, उसको तो हमेशा खून जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस इनको ज्यादा होगा। तो अपने एक और क्वेश्चन हो गया कि किन लोगों को हेपेटाइटिस होने की संभावना अधिक है, ये हो गया। ऐसे ही क्षय रोग, क्षय का मतलब होता है टीवी, है ना, तो टीवी जो है वो अपने को याद रखना है। ट्यूबरकोलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलोसिस नाम के बैक्टीरिया से टीवी होता है, सबको ही मालूम होगा, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दृष्टिहीनता छोड़ दो, आप सोचो आपका मेंस का एक तैयार टॉपिक ही पूरा तैयार हो, है ना, नेशनल कृमि मुक्त दिवस, डीवर्मिंग, आप भी एक बार डीवर्मिंग कर लिया करो साल में कम से कम, है ना। जो कई तरह के वर्म होते हैं, स्पेशली जैसे टैब वर्म और रिंग वर्म, ठीक है, जो फीता कृमि और गोल कृमि बोलते हैं उनको, बचपन में तो खूब होते हैं ना, किरमे हो जाते थे।
उसको खत्म करने के लिए डीवर्मिंग कराई जाती है। तो नेशनल डीवर्मिंग डे मनाया जाता है उसके लिए, वो अभी हमारे लिए इतना काम का नहीं है। ये हो गया आयुष उपलब्धि, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये भी हमारे काम का नहीं है। आयुष ग्राम, ये काम का नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए, मध्य प्रदेश में आयुष ग्राम योजना के तहत 75 आयुष ग्राम कार्यरत है। बस इतना याद रखना कि 75 आयुष ग्राम कार्यरत हैं। ठीक है, योग वाला जो है ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। देवारण्य योजना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इस योजना के तहत दो चीजें, एक सुगंधित पौधे, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए औषधि पौधे, मतलब आपसे कोई पूछेगा देवारण्य योजना का संबंध किससे है, तो औषधि और सुगंधित पौधे जो है उनको कैसे और ज्यादा लगाएं, इसके ऊपर जो है वो ये योजना जो है वो बनाएगी। इसी के लिए जो है वो अगर कहा जाए ये योजना है, ये आपको ये याद रखना यहाँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब मैंने ये सोचा था कि इसी पार्ट में इस इकोनॉमिक सर्वे को मैं पूरा खत्म कराऊंगा, लेकिन क्या होता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, अधजल गगरी छलकत जाए कर ही नहीं पाते थे। आपको मैं इकोनॉमिक सर्वे ऐसा दिखाता हुआ चला जाऊं तो आप खुद ही देख लो ना यार, खुद वेबसाइट पे डाला हुआ है, क्यों आप नहीं देखोगे? आप मुझसे ले रहे हो कंटेंट तो आपको कुछ और, तो इसमें एक अभी देखिए कहाँ कि मैं आपको बताऊं, मैं आ गया हूँ 200 नंबर के पेज पर। टोटल इसमें अभी 300 पेज है। ये देखिए अभी अपन जो है वो अगर कहा जाए मतलब ये 300 तक जाएगा, यानी यहाँ नीचे अगर आप जाएंगे ये यहाँ पर ये, तो ये 200 मतलब 82 पेज तक जाएगा। अभी अपन 182 के आसपास, यानी अभी अपन दो भागों में आ चुके हैं। एक भाग अब इसका जो है वो और हमको करना है। इसमें हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। आज गुरुवार है, तो कल शुक्रवार को या परसों शनिवार को इसका तीसरा पार्ट बना देंगे। मैं आपको सबको प्रॉमिस कर रहा हूं, जिन लोगों ने ये 3 पार्ट अच्छे से देख लिए, एमपी की इकोनॉमी और एमपी से संबंधित सब चीजें, देखो यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था भी दिख रही, टूरिज्म भी दिख रहा, एग्रीकल्चर भी दिख रहा, हेल्थ भी दिख रहा, सब कुछ तैयार हो रहा है आपका। वो आपके एग्जाम में एक तरफा क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को सहयोग के लिए। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको बताने में कोई हर्ज तो नहीं होगा मुझे लगता है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तीसरा जो पार्ट मैं बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर दीजिए, या ऐसे देखिए जल्दी जल्दी के लिए तो कई सारे लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे डाला हुआ है ना, आप वहां से देखें। तो क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट चाहिए, जैसे एमपीपीएससी प्री में क्या क्वेश्चन आएंगे, मेंस में क्या क्वेश्चन आएंगे, व्यापम में क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो फिर अपने को टाइम तो लगता ही है, मतलब उसको अपन अधजल गगरी नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये पार्ट 2 हुआ। एक पार्ट और अपन लेंगे इसका पार्ट 3, उसमें ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे की कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। और वो 100% है कि या तो कल या तो परसों, यानी आज 16 तारीख है, 18 तारीख तक आपको मिल जाएगा। साल भर की चिंता आपकी खत्म, जो भी एग्जाम्स है सब में अपने तैयार क्वेश्चन ये है। बाकी अगर एक और मैं आप सबसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप में से किसी को लगता है कि वो पीएससी की तैयारी कर रहा है और सही दिशा में तैयारी करना है जो परफेक्शन के साथ, तो एक बहुत ही हेल्दी कोर्स है मेरा, बहुत ही हेल्दी कोर्स है फाउंडेशन बैच का। अब मेरा ऐप का लिंक नीचे मिलेगा, उसको डाउनलोड करके उस कोर्स के आप केवल जो वीडियो हैं, शुरू के 2 मिनट का वीडियो उसमें फ्री चलता है, कुछ वीडियो उसमें मैंने फ्री भी डाल रखे हैं। ठीक है, मतलब हर मॉड्यूल के अंदर एक आध वीडियो आपको फ्री है, आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आप एक बार देख के अपना एनालिसिस कीजिए कि आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही है कि आपको और जो है वो सुपरविजन की जरूरत है। अगर आपको सुपरविजन की जरूरत है तो वो वीडियो कैसे आपके सुपरविजन में हेल्प करेगा, ठीक है, और कितनी आपको हेल्प हो सकती है, उन सब के आंसर्स वहां से मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है एग्जाम, मुझे तो लगता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है वो कोर्स, ठीक है, यानी मेरा तो व्यक्तिगत मत और विश्वास है मुझे अपने ऊपर इतना, तो वहां से आप उसको परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे और ईश्वर करे कि खूब मेहनत करिए, आप सबको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।